नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनंत विजय जी और विजय त्रिवेदी जी। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। बड़ी खबरों का दिन आज भी है। चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच वोट चोरी को लेकर तनातनी तेज हो गई है। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन है। तो इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव समेत पूरा इंडिया गठबंधन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब भी हल्ला बोल रहा है। अब मैं आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दूं, विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने थोड़ी देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग की है। खबर है कि थोड़ी देर में विपक्षी दलों के नेता सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए जरूरी हस्ताक्षर जुटाने की प्रोसेस शुरू करने वाला है। और हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है विपक्ष। उसके तर्क दो हैं। विपक्ष का पहला तर्क यह है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन दूसरा तर्क यह दे रहा है कि उसकी शिकायतों को सुनने के बजाय चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं को ही धमका रहा है। जैसे कल मुख्य चुनाव आयोग ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की एसआईआर और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर बहुत सी बातें कही थी और स्पष्ट कहा था कि 7 दिनों के अंदर या तो राहुल गांधी माफी मांग ले या फिर एफिडेविट पर अपने आरोप हमको लिख करके दें। तीसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। उसके अगले ही दिन अब यह खबर आना कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह भी एक ऐतिहासिक घटना होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग ही एकमात्र जरिया है और इसमें 2/3 बहुमत की उनको जरूरत होगी दोनों सदनों के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। उससे पहले मैंने आपको बताया कि वो हस्ताक्षर कैंपेन चलाएंगे और एक जो इसके लिए नोटिस दिया जाएगा वो अनिवार्यता जिसमें हस्ताक्षर होने चाहिए जितने सदस्यों की, वो करा करके फिर वो नोटिस इसका देंगे। लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त की हटाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। चुनाव आयुक्तों को, इलेक्शन कमिश्नर्स को मुख्य चुनाव आयुक्त ही हटा सकते हैं। वो इसके लिए सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अगर मान जाए तो उनको हटाया जा सकता है। लेकिन सीईसी को हटाने के लिए पार्लियामेंट में महाभियोग लाना ही एकमात्र तरीका है। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी अगर जुड़ गई हमारे साथ तो हमें बताएं। ये भी आपको मैं बता दूं कि 3 बजे आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक मीटिंग और उसके बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। और हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया इसका मुद्दा क्या है, लेकिन मुमकिन है कि यही जो महाभियोग सीईसी के खिलाफ लाने की बात चल रही है वो उसी को लेकर ये बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। समीर जी, क्या खबर? देखिए, कल मुझे लगा था कि कल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पत्रकार वार्ता ली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और साथ में दोनों चुनाव आयुक्त सिद्धू साहब और जोशी साहब थे साथ में, और जिस तरीके से डिटेल में चुनाव आयोग ने पूरा बताया, जो उनके ऊपर तमाम आरोप लगे। हालांकि कहीं भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे उन्होंने विपक्ष को, राहुल गांधी को जवाब दिया पत्रकार वार्ता में। उसके बाद पत्रकारों ने जो तीखे सवाल पूछे उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और मुझे लग रहा था कि इतनी शानदार और इतनी विस्तृत जानकारी देने के बाद कि वोट चोरी का जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, हमारे लिए सभी समकक्ष है और चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर जो चलाने की कोशिश हो रही है वह स्वीकार नहीं होगी। और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया तो मुझे लग रहा था कि इस जवाब के बाद शायद राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहेंगे कि जो चुनाव आयोग ने जानकारी दी है उसके बाद हम अपनी वोट अधिकार यात्रा को स्थगित कर रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। आज भी मुझे लगा था कि शायद विपक्ष इस बात को कहेगा कि इतनी विस्तृत जानकारी देने के बाद अब वोट आरोप लगाकर पार्लियामेंट को रोक देना, बाधित करना, यात्रा निकलना, चुनाव आयोग को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है उससे विपक्ष मुझे लगता है कि परहेज करेगा। लेकिन उसके बाद भी इतनी जानकारी देने के बाद अब ये तो मतलब मामले को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली बिल्कुल अब उसके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो कल ही कह दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त हमको धमका रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं कि माफी मांगिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और अब ये खबर आना कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए प्रयास जो है वो शुरू करेगा इंडिया गठबंधन। त्रिपाठी जी, देखिए, राहुल जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं और मैं तो कई बार ये कह रहा हूँ कि राहुल कांग्रेस देश को कहाँ ले जा रही है इसका शायद अनुमान उन्हें भी नहीं है। और अच्छा है कि आजकल वो टी-शर्ट पहनने लगे, नहीं तो कुर्ता होता तो फिर कहीं हाथ उसके जेब में डाल के दिखाते कि देखो एको पैसा मेरे पास है नहीं। इनकम टैक्स वाला भी वो पता नहीं आजकल क्या हुआ है, फंड वगैरह के नहीं। चुनाव के समय कहे थे कि सरकार ने ऐसा कर दिया इनकम टैक्स के जरिए कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं।
अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से देश की संस्थाओं को ऐसे चिन्हित करना कि उनका बस एकमात्र काम है किसी तरह से राहुल गांधी नेता न बन पाए। अब कल की जो प्रेस वार्ता थी, आप उसमें 4 चीज़ों पर फिर सवाल खड़ा कर सकते हैं। आप उसमें पूछ सकते हैं कि मैंने तो कुछ केसेज बताए थे, आपने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि वो लोग खुद ही आके वीडियो से बता गए, आपको बताना चाहिए था। आप कुछ और ऐसी बात कह सकते थे। लेकिन जब आप महाभियोग की तरफ जा रहे हैं तो क्या एक सवाल देश के मन में लोगों को आना चाहिए कि क्या इस देश में नेताओं के अलावा किसी को संवैधानिक दायित्व निर्वहन का अधिकार नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको जब जो चाहे नेता वो धकेल के कहे कि तुम मेरे हिसाब से काम करो, नहीं तो हम तुमको बताते हैं? क्या चुनाव आयुक्त को इस तरह की धमकी दी जा सकती है जैसी अब्बास अंसारी ने अपने मऊ जिले के डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी को दे दी थी? वैसी धमकी दी जा सकती है कि छोड़ेंगे नहीं, खोज के निकालेंगे? ये चल क्या रहा है? क्या राहुल गांधी किसी खास एजेंडे पर वो तय करके बैठे हैं? हर बार वो फ्लॉप होता है तो नए तरीके से आते हैं। और मैं समीर जी की एक बात से सहमत नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा आज बंद कर देनी चाहिए। वोट अधिकार यात्रा बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए, बड़ा पॉजिटिव शब्द है इसमें। वोट चोरी वाली जो बेईमानी वाली बात वो कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए। वोट अधिकार यात्रा तो किसी भी पार्टी को चलाना चाहिए और बिहार के लोगों के पास वो जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहां जाके चूंकि बताने को उनको कुछ नहीं मिलेगा, जहां जहां ज्ञानेश कुमार की बात जाएगी वो राहुल गांधी का जो लंबे समय से झूठ अफवाह चल रही थी वो सब ध्वस्त होता जाएगा। इसलिए महाभियोग की बात हो रही है। 1.5 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने की थी और उसमें तकरीबन 25 सवाल भी लिए थे पत्रकारों के। एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कोई भी सवाल पूछा गया उसका उत्तर उन्होंने दिया। अब आपको वो उत्तर ठीक ना लगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई एक आध मामला हो तो ठीक, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने डक की हो या जिसका सवाल उन्होंने नहीं दिया हो। उसके बाद अब ये कहना कि अब उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन वैसे देखिए अगर आप स्ट्रेंथ की अगर आप बात कीजिए तो 2/3 बहुमत चाहिए होगा इसके लिए। तो 2/3 बहुमत तो विपक्ष के पास नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग आपको बता रहे थे संख्याबल लोकसभा राज्यसभा का सत्ता पक्ष के साथ है, तो यहां तो उससे भी ज्यादा जरूरत होगी समर्थन की। लेकिन एक मैसेज जरूर दिया जाएगा कि हमारा विश्वास नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। कल ही एक प्रोग्राम में हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कल ही ये बात कह दी थी, त्रिपाठी जी भी थे उसमें, कि ये ज्ञानेश कुमार जब तक नहीं हटेंगे तब तक हम नहीं मानते कि फेयर चुनाव होगा बिहार का। देखिए, मंशा चुनाव आयोग को नीचा दिखाना नहीं है, मंशा चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाना नहीं है, मंशा कुछ और है। मैं पहले भी आपके साथ एक चर्चा में कह चुका हूं और अब फिर से कह रहा हूं कि जो बांग्लादेश मॉडल है उसको भारत में लागू करने का एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देखिए, एकदम सिमिलैरिटी और पैरेलल आपको दिखाई देगा बांग्लादेश मॉडल में और जो भारत में अभी हो रहा है कि गलत तरीके से चुना हुआ प्रधानमंत्री है। बेसिक बांग्लादेश का भी यही था और भारत में भी यही कहा जा रहा है कि चोर प्रधानमंत्री हैं। आप चोरी से प्रधानमंत्री बने, आप उनके एक्स हैंडल पर देखिए, चोर गद्दी छोड़, इस तरह की टिप्पणी की जा रही है और इसमें सोशल मीडिया का भी लगातार उपयोग किया जा रहा है। प्रयास यही है कि एक नैरेटिव इस तरह का बिल्ड हो, लेकिन ऐसा प्रयास बनाने वाले ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेश में और भारत में मूलभूत अंतर है। भारत के जो लोग हैं वो संविधान को मानने वाले और संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। लोग धमकी देने वालों को लगातार, राहुल जी ये कह चुके हैं कि क्या होगा, बाद में उन लोगों को देख लेंगे जो अभी इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। उनके प्रवक्ता तो यहां तक कहते हैं छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बाद में एक एक का हिसाब किया जाएगा। ये कौन सी प्रवृत्ति और प्रविधि है जिसके आधार पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दी जाती है? मैं फिर कह रहा हूं कि भारत पर वैश्विक दृष्टि से एक ऐसी नजर है जो ऐसे भारत को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो अमेरिका के से बिना पूछे पाकिस्तान पर आक्रमण करता है, जो चीन के एक्सपोर्टेड विमान को गिरा देने का दावा करता है। तो जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स चल रही है ना, मुझे उसका एक अंश यहां दिखाई देता है। नहीं तो ये अनायास, पहले आप देखिए एसआईआर का विरोध हुआ और एसआईआर से धीरे धीरे ये वोट चोरी की तरफ शिफ्ट हो गया। आप कह रहे हैं ये अराजकता लाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश है? बिल्कुल, बिल्कुल है। सर विजय जी कैसे देखेंगे इसको, इस डेवलपमेंट को? देखिए, एक तो मैं बताऊँ कि इलेक्शन कमीशन, मैं प्रोसेस की बात बता दूँ आपको जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो इलेक्शन सीईसी के लिए महाभियोग लाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक जो रिमूवल मोशन है वो लाना है और वो सिंपल मेजोरिटी से यदि पास हो जाता है दोनों हाउसेज में तो भी आप हटा सकते हो 50%। उसमें 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट हाउस मेंबर्स की है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 2/3 वो तो हो सकता है। प्रेजेंट वोटिंग और मेंबरशिप में बहुत फ़र्क होता है।
समझ रहे हैं? लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको हटा देंगे या आप कह प्रस्ताव रहे हैं पास हो खतरा जाए। है उनकी कुर्सी पर नहीं, अगर ये बिल्कुल नहीं लाते है। हैं तो। प्रस्ताव रखना होता है मैसेज के लिए। हमेशा ही विपक्ष का नंबर तो कम होगा, चाहे वो कोई भी प्रस्ताव लाए। अभी वो धनखड़ साहब के खिलाफ लाने थे, अब मुझे लगा कि धनखड़ साहब के खिलाफ लाने वाले थे, फिर धनखड़ साहब के साथ हो गई, तो अब ज्ञानेश जी के साथ भी दोस्ती होने वाली होगी। आजकल तो धनखड़ साहब के साथ दोस्ती है ना। नहीं, वैसे ज्ञानेश जी ने कल जिस टोन में कह दिया राहुल गांधी को, तीसरा विकल्प नहीं है, माफी मांगिए, उसके बाद तो लेकिन मुझे यही नहीं मुझे लग रहा था रास्ता था। ये रास्ता है। और इसमें इसको धमकी क्यों देखते हैं आप? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वो है प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है ना। किसी सीईसी के हटाने के लिए पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बिल्कुल उनका अधिकार है वो लाएं। नहीं, तो इसको ये कहना कि धमकी है इलेक्शन कमीशन को, इसमें धमकी वाली कोई बात नहीं है। ये तो प्रोसेस है ना। वो पास होगा नहीं होगा ये तो अलग इशू है, और वैसे भी उसकी संभावना नहीं है पास होने की, चाहे वो प्रेजेंट सिटिंग हो या वैसे हो टोटल स्ट्रेंथ पर हो। टोटल स्ट्रेंथ का 50% चाहिए होता है, प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ होती है वोटिंग के समय उसका 2/3 चाहिए होता है। लेकिन वो इशू ही नहीं होता। इलेक्शन जब भी अपोजिशन कोई मोशन लेकर आता है तो वो अपना एक जो मैसेज है उसका कि भाई वो सीईसी के खिलाफ है या उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ है, तो वो उसमें अपनी जो नाराजगी है, अपना जो अविश्वास है वो जाहिर करता है। अब मेरा सवाल इससे सर बड़ा ये सवाल ये आपने बताया कि मतलब पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि इनका मोशन जो है वो कामयाब हो जाए सीईसी को हटाने का, तो चुनाव तो इन्हीं के अंडर होंगे बिहार के इलेक्शन। तो क्या मतलब तो ऑपोजिशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि ये फेयर चुनाव नहीं कराएंगे, या क्या कहेंगे उस वक्त? नहीं, देखिए फिर वही बात हो गई। आप बहुत उस पर चलते हैं। इसका सवाल का कोई जवाब तो देगा ना। नहीं, विरोध करने का मतलब ये थोड़ी जो सिस्टम होता है उसका विरोध नहीं किया जाता। सिस्टम का विरोध करना सिस्टम में रहकर भी हो सकता है। इसको ये समझना कि नहीं अब ये तो ज्ञानेश कुमार जी करेंगे तो अब तो उसी के अंडर में सब कुछ चलेगा इसलिए हम नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तो बार बार कहा कि जब तेजस्वी जी ने कहा कि बहिष्कार करेंगे, तो बहिष्कार तो चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई पॉजिटिव पक्ष नहीं है। आप उसी लड़ाई को विरोध करना, नाराजगी जाहिर करना एक हिस्सा है, ठीक है। उसी सिस्टम में काम करना उसका दूसरा हिस्सा है। तीसरी बात मैं कहूँ कि सीसी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत अच्छा किया, कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि अच्छी बात है सीसी आ गए सामने, लेकिन मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी जी ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था आरोपों का, उसका एक भी जवाब पावर पॉइंट नहीं दिया गया। उस पर भी सर मैं आता हूं। जहां तक ये इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का सवाल है, इससे पहले 2009 में उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला। उनको उन्हीं के सीईसी, उन्हीं के बॉस ने, एन गोपालस्वामी जी ने उनको हटाने की सिफारिश की चिट्ठी राष्ट्रपति को लिख दी थी, और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी उस वक्त। उन्होंने ये कहते हुए उसको खारिज कर दिया था कि मैं बाउंड नहीं हूं आपकी रिकमेंडेशन पर एक्शन लेने के लिए। तो उनको उचित नहीं लगा, उन्होंने नवीन चावला को उस वक्त नहीं हटाया था। कमिश्नर्स के लिए होता है कि जो सीईसी हैं वो रेकमेंड करते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन उस वक्त भी सोचिए नवीन चावला, आज कांग्रेस को नहीं पसंद आ रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उस वक्त बीजेपी को नहीं पसंद आते थे नवीन चावला। अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूं, एक फैक्ट है, ये हिस्ट्री का फैक्ट है। उन पर तो आरोप ये लगाया था, उन्हीं के बॉस ने आरोप लगाया था कि ये जानकारियां लीक कर रहे थे कांग्रेस पार्टी को, इनका व्यवहार जो है वो पक्षपातपूर्ण है, एक पार्टी की तरफ वो झुके हुए हैं, ये आरोप था उनके ऊपर। तब भी वो हटाए नहीं गए थे, बाद में वो सीईसी भी बने, और 2009 का लोकसभा इलेक्शन उन्हीं ने कराया। देखिए सर, ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी को विपक्ष को भरोसा नहीं है। इनके जगह लाएगी तो सरकार ही बनाएगी ना, मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष तो नहीं बनाएगा। जिसको बनाएगा, क्या राहुल गांधी को उस पर भरोसा रहेगा? राहुल गांधी फिर कहते हैं ये भी सरकार का आदमी है, भाई इसको भी हटाओ। तो भरोसा किस पे होगा? क्या राहुल गांधी जिसको चुन कर देंगे, सरकार उसको बनाए, विपक्ष के वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस को शामिल करो कमेटी में। कमाल की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जब बनाया था इस मामले को लेके, और अब जब मुझे लगता है कि अब इतना जब डिटेल आ गई है, और बिहार का चुनाव तो तय है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के। इसमें विपक्ष अगर चुनाव हारेगा तो विपक्ष कह देगा भाई ज्ञानेश कुमार के इसमें तो हमको हारना ही था, इसमें कोई नया नहीं है। अगर जीत जाएंगे तो कह देंगे देखो तेजस्वी और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का क्या असर रहा है, कि जितने वोटर थे हमने अपने वोट करवा दिए और ये वोट नहीं काट पाए, इसलिए हम जीत गए। वही बात है ना जो ये कह रहे थे, अगर आप अंपायर पे उंगली उठा दें तो मैच का नतीजा कोई माने कोई नहीं माने। एम्पायर पर स्कोर बोर्ड चाहे कुछ भी कह रहा हो। मैच आप देखते हैं, एक मैच में 10 बार एम्पायर पर उंगली उठती है, और उसी एम्पायर के अधीन में सारे लोग मैच खेलते हैं। आजकल तो थर्ड एम्पायर हो गए, थर्ड एम्पायर पर आप रिव्यू करते हैं, वो भी कैंसिल कर दे, मानता नहीं है। अंपायर गलती कर सकता है, अंपायर गलती कर सकता है, ये आरोप एम्पायर भी यदि वो कोई बात होती है, आपने रिव्यू के लिए कहा और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब खेल थोड़ी छोड़ देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये, लेकिन मैं ये अंतर बता रहा हूं। मेरी और आपके पहले भी एक बार इसी पर बात हो रही थी काफी, कि अंपायर गलती तो कर सकता है, गलत डिसीजन दे सकता है, लेकिन उस पर हर बार बिके होने का आरोप नहीं लगता।
कि ये इसने किसी टीम के साथ हाँ, वो मिलकर ठीक जो है, है वो ठीक नतीजा है, बदल दिया। वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि नहीं अब उन्होंने आरोप लगा दिया अब उसी के अधीन इलेक्शन होंगे, क्या वो तो होते ही हैं। एम्पायर बदल जाता है क्या मैच में? नहीं होता ना, मैच में एम्पायर भी वही रहता नहीं, है, ये तो रिव्यू कह भी रहे हैं होता है। अंपायर बदल भी जाए तो वो भी नहीं पसंद आएगा। तो भी कोई बात नहीं, संविधान में ऐसा होता है, इसमें क्या हो गया? ठीक है, त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं सर, आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं बात को? अरे भाई, अंपायर का मसला ही नहीं है ना। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मैं नहीं रहूंगा तो सब बेकार है। गांधी परिवार को सत्ता दो और ये देश प्रजा की तरह रहे, नहीं उसके अलावा सब बेकार है। विजय जी तो दूसरी बहस कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि एक मैच चल रहा है, उसमें अंपायर की उंगली उठाने पर रहता है, तो ये तो होता ही है। कहां उंगली उठाने गए? महाराष्ट्र में क्या किसी विधानसभा में जाकर कांग्रेस के नेता कहे उंगली उठाते? वो अंपायर के फैसले पर सवाल खड़ा करते। अंपायर के फैसले पर वो सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे क्योंकि अंपायर सही है। वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे खिलाफ गड़बड़ हुआ वो अंपायर चुपचाप करा दे रहा था और वो जो जीतने वाली टीम है उसके साथ मिलकर कर रहा। दोनों में फर्क है। डेमोक्रेसी सेट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और सेट ट्रेडिशंस के आधार पर होता है। डेमोक्रेसी में किसी एक नेता की उसके मन में आ गया, मेरे मन में भाव आ गया कि नहीं ऐसे चलना चाहिए, और मैं तो ऐसे सीक्वेंस गिना सकता हूं। मैंने वो इनकम टैक्स वाला इसीलिए याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी के पास तो फंड ही नहीं था। क्या शानदार, भाजपा से कम नहीं होगा वैसा शानदार कार्यालय आ गया। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी यात्राओं का अब नहीं समझ में आया, तब तो कहते थे पैसा ही नहीं है, जेब फट गया है। क्यों? क्योंकि उस वक्त डिमोनेटाइजेशन हुआ था। आप हर वक्त के जो उनके पैटर्न है उसको समझिए। और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस कहना बंद कीजिए। राहुल कांग्रेस अराजकता की तरफ देश को ले जा रही है, इसमें कोई हिब्बत नहीं। और ज्ञानेश कुमार ने जो कहा उस पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या कोई व्यक्ति अगर इंडियन सिविल सर्विसेज में या किसी सर्विसेज में है तो उसको आप सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आपके मन में आया हुआ है? मैं फिर कह रहा हूं, गड़बड़ियां बिल्कुल हैं, उसको ठीक कर रहा हूं तो कौन ठीक करेगा? वो कल उन्होंने बड़े विस्तार से कहा कि भाई हम अकेले कोई चुनाव आयोग के पास नहीं है जी। जो बात हम लोग लगातार टीवी पर कहते रहे, वो ये कह रहे हैं कि आखिर हम स्टेट मशीनरी के साथ मिलकर तो यही तो करते हैं। जहां गड़बड़ है बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। 65 लाख वोटर जो अभी गायब हुए हैं या जो हट गए हैं या जो हटा दिए गए हैं इरादतन, जो भी आप कह लीजिए, उसकी सूची आ गई। बैठिए, उसको ठीक कराइए। ये ठीक कराने के बजाय चुनाव बहिष्कार, महाभियोग, ये सब एक सेट टोन में आ रहा है कि भैया इस देश में लोकतंत्र नहीं है। वो जनता बेचारी क्या करे जो सर्दी गर्मी बरसात लाइन में लग के वोट देती है? वो क्या करे? वो मान ले कि नहीं जब तक गांधी परिवार को सत्ता नहीं मिलेगी, और सब डरते रहे, सबको डर लगता रहे कि अरे गांधी परिवार आज ये कर देगा वो कर देगा, वो तो कानून से ऊपर है। वरना कोई सामान्य व्यक्ति होता तब तक उसके खिलाफ एफआईआर। देखिए ये बात, अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब हुआ, राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत लंबे चौड़े इस पर पोस्ट किए हैं, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। लेकिन सभी लोग यहाँ हैं और मैं मानता हूं कि सभी लोग फेयर हैं अपने अपने आंकलन में, जो मतलब ईमानदारी से अपना आंकलन करते हैं हमारे सारे मेहमान। कोई ऐसी बात सामने नजर आ रही है आप में से किसी को कि भाई ये देखो सामने मक्खी है, इसको निगला नहीं जा सकता? मतलब चुनाव आयोग के कंडक्ट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही हो जिसको लेकर के अब सीईसी को हटाने तक की नौबत आ जाए? कोई चीज आपको नजर आई? मुझे तो नहीं आई सौरभ जी। मैं तो बहुत माइन्यूटली बिहार के उसको फॉलो भी कर रहा हूं और हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं यहाँ। किसी प्रकार से ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं आ रही है। और ये जो आरोप हॉपिंग कर रहा है विपक्ष, ये आरोप लगाया, ये नहीं हुआ, अच्छा चलो अब ये लगाते हैं, चलो ये लगाते हैं। आज तक के चुनाव आयोग के इतिहास में कोई ये बता दे कि जिनका नाम कटा है उसकी सूची कारण के साथ चुनाव आयोग ने जारी किया है 1952 से लेके अब तक, तो मैं मानूं। लेकिन इस चुनाव आयोग पर चूंकि संदेह का एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के 56 घंटे बाद उन्होंने इसको जारी कर दिया। तमाम तरह के एक्सक्लूजन्स होते हैं, तमाम तरह के, अभी एम्पायर का उदाहरण दिया गया, मैं कई सारी चीजों का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर जो एक्सक्लूड हो जाते हैं उसके एक्सक्लूजन का कारण नहीं बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की सिर्फ और सिर्फ ये मंशा है कि आप इस सरकार को के चयन को संदेह के एक ऐसे वातावरण में खड़ा करो जहां से रास्ता अराजकता की ओर जाती है। और इसमें मैं फिर से बलपूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि विदेशी ताकतें सक्रिय हो गई हैं क्योंकि उनको मजबूत भारत नहीं चाहिए। विजय लक्ष्मी हमारे सहयोगी जुड़ी हैं हमारे साथ। ऑपोजिशन की क्या मंशा है चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए? क्या किस प्रक्रिया की शुरुआत वो करना चाहते हैं? 3 बजे जो मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में है, इसी सब को लेकर है क्या विजय लक्ष्मी?
देखिए सौरभ, जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें रीबटल दिया जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट। जो इलेक्शन कमीशन ने बातें कही, जिसमें विपक्ष के कुछ नेताओं के, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिए, लेकिन उन्होंने इशारा साफ तौर पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ था। तो हमें जो बताया गया है कि पॉइंट बाय पॉइंट हर आरोप का जो, या हर बात जो कही गई उसका खंडन एक तरीके से विपक्ष के नेताओं द्वारा दिया जाएगा और एक अपना रीबटल रखा जाएगा। और इसके अलावा महाअभियोग को लेकर के आगे की क्या रूपरेखा होगी, ये भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है विपक्ष के नेताओं द्वारा ये भी तमाम अपनी रणनीति पर भी बात जो है वो की जाएगी। अब विपक्ष को लगता है सौरभ यहाँ पर कि एक बड़ा इशू है एसआईआर। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिसने पूरे विपक्ष को यूनाइटेड कर दिया। डीएमके, टीएमसी, जितने भी इंडिया ब्लॉक की पार्टीज हैं, जनरली होता है इशू बेस्ड सपोर्ट पार्टीज का रहता है और कई इश्यूज पे पार्टीज जो हैं बैकआउट करती नजर आती हैं। लेकिन एसआईआर का एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि तमाम विपक्षी दलों को लगता है कि एसआईआर जो है धीरे धीरे उनके राज्य तक भी पहुंचेगा और फिर ये सिलेक्टिव वोटर डिलीशन जो है इससे उनका राजनीतिक नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं एक डाउट, एक सस्पिशन क्रिएट करना चाहता है विपक्ष जो है वो वोटर्स के माइंड में कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। मतलब कल के चुनाव आयोग के जवाबों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ऑपोजिशन, खासकर कांग्रेस। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन के जवाबों से और काफ़ी सारी चीज़ें जब हम ऑफ रिकॉर्ड भी नेताओं से बात कर रहे हैं तो वो ऐसा मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पार्टिजन काम कर रहा है और अब उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष के नेताओं को धमकाने का काम कर रहा है। तो दो जो आर्ग्यूमेंट्स तमाम नेता देते नजर आते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा कि एम्पायर जो है वो अब पार्टिजन प्ले कर रहा है और अब जिस तरह से विपक्ष ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा भी गया कि विपक्ष के नेताओं को माफी मांगनी पड़ेगी या फिर शपथ पत्र पर उनको अपनी बात कह करके देनी पड़ेगी। अब विपक्षी नेताओं का मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन की एक तरह से धमकी है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि वो मुद्दों को उठाए, जनता के बीच में जाए और तमाम चीजें, तमाम बातें जो है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको क्या बता रहे हैं ऑपोजिशन के नेता जब आप बात कर रही हैं उनसे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है इनमें और इनको हटाएंगे तभी वो मानेंगे कि फेयर चुनाव हो सकता है। देखिए इलेक्शन कमीशन, अगर सौरभ आप देखें जब से एनडीए की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से बने तब से अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन को लेकर के विपक्ष जो है वो इस तरह की बातें जो है करता रहा। पहले वो ईवीएम की बात करते थे और अब इससे पहले भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन पर उनके कार्यकाल के दौरान भी जो है विपक्ष जो है ईवीएम का मुद्दा उठाता रहा और अब जो नए सीईसी आए हैं उनके ऊपर भी, उनकी कार्यशैली पर भी जो है आरोप लगा रहे। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के विपक्ष जो है लामबंद है, वो एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अब पूरी तरह से फ्री एंड फेयर काम नहीं कर रहा है। और जहां तक जो मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं उनको लेकर के तो तमाम तरह की बातें जो है विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि किस तरीके से वो एक तरीके से बीजेपी की बी टीम बन गए हैं, विपक्ष को बिल्कुल भी जगह जो है वो एक तरीके से नहीं दी जा रही है। तो ये आरोप जो है ये इंडिविजुअल से ज्यादा मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन का मुद्दा जो है विपक्ष के तमाम नेता पहले भी उठाते आए हैं, लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ गए हैं क्योंकि मुझे लगता है कि विपक्ष को लग रहा है कि एक नैरेटिव, एक मैसेजिंग देना, क्योंकि बार बार जब हम पूछते हैं तमाम बड़े नेताओं से कि अगर आप कह रहे हैं कि आप चुनाव इसलिए हार रहे हैं क्योंकि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है तो आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं। तो इसमें तेजस्वी यादव का एक सुझाव भी आया कि बॉयकॉट कर देना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष जो है अब इसी मुद्दे पर उनको लगता है कि इलेक्शन फेयर नहीं है तो अब इसी इलेक्शन कमीशन को घेरा जाए और इसी को एक नैरेटिव बना करके जनता के मन में एक डाउट क्रिएट किया जाए कि ये जो चुनाव है ये फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है। विजय, बहुत शुक्रिया आपका। एक खबर और जो अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पर, 5:30 बजे इंडिया गठबंधन की पार्टियों की वर्चुअल मीटिंग भी होगी। इसलिए हो सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा करने के लिए हो। लेकिन ये विजय लक्ष्मी ने आपको बताया कि इस इलेक्शन कमीशन की अभी रवैये पर बहुत सख्त ऐतराज है ऑपोजिशन को और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बातचीत ऑपोजिशन के अंदर जो है वो शुरू हो गई है। अभी आपको जाता कहां तक दिखाई दे रहा है सर मामला? सवाल नहीं, कहीं तक नहीं जाता दिखा है, एक प्रोसेस है। मैं इसको इतना एक्सट्रीम नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशनर को हटा के ही दम लेंगे। एक अपनी नाराजगी जाहिर करने का तरीका, हम लोग ज़्यादा एक्सट्रीम पर चल रहे हैं भाई। एक पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन एक प्रोसेस शुरू कर रहा है कि उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, उस पर मोशन भी मूव कर दिया। मोशन मूव करना भी कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं है, मूव कर दिया और वो पास भी नहीं होने वाला है। तो उसके बाद भी जो इलेक्शन कमिश्नर जब तक हैं
वही रहेंगे, उसी में चुनाव होगा। मुझे इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं दिख रहा है। एक नाराजगी का तरीका है, हम उसको नहीं समझ रहे मेरे ख्याल से। आपको कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि ज्ञानेश कुमार टारगेट कर रहे थे ऑपोजिशन के राहुल गांधी को? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था मुझे, इस तरह से नहीं है। लेकिन उनको ये बोलने से बचना ही चाहिए था कि भाई इस्तीफा, वो एफिडेविट दें या माफी मांगे, इस बात की चर्चा नहीं करते तो ज्यादा बेहतर रहता। बाकी उन्होंने खुलकर बात की है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने जो स्पेसिफिक सवाल पूछे उनका जवाब उसमें नहीं था। अब ये भी उनको तय करना है। मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस की बात होती है। इसको हम बहुत एक्सट्रीम तरीके से कि राहुल गांधी जी ने बोल दिया तो वोट चोरी हो गई, राहुल गांधी जी ने कहा कि एम्पायर बेईमान है, वो तो धनखड़ साहब पर भी यही कह रहे थे कि बीजेपी के साथ खड़े। तो ये तो एक जुबान होती है, पॉलिटिकल जुबान होती है। और उससे क्या हुआ, धनखड़ साहब के साथ तो आज वो खड़े हैं ना। तो इलेक्शन कमीशन, इसमें मुझे नहीं लगता कि सीईसी कोई बदलने वाले हैं और अपोजिशन उसके लिए अड़ा रहेगा। एक प्रोसेस हो जाएगा कि मोशन मूव करना है। और अभी तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी बैठक में जो मुझे जानकारी मिली वहां पर ज्यादातर दल इससे सहमत नहीं थे। कांग्रेस की डिमांड है केवल, कांग्रेस का ज्यादा जोर था। अपोजिशन में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस पर नहीं जाना क्लब चाहिए। में हो रही है बैठक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है। नहीं, लेकिन इसके पहले कभी याद आता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे विपक्ष ने कभी महाभियोग दिया हो? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि अभी तो पॉलिटिकल कोई घटना नवीन चावला वाली घटना है। सीईसी जब अपने ईसी के खिलाफ जा सकता है तो अपोजिशन पार्टीज का किसी इंस्टीट्यूशन हेड के खिलाफ जाना, सीईसी जब मुझे नहीं लगता कि ये इतना गंभीर मसला है कि भाई कोई खिलाफ खड़ा है। किसी भी संवैधानिक हेड के खिलाफ कोई खड़ा होता है, ये संवैधानिक हमारा अधिकार है। इसको मैं इससे ज्यादा नहीं समझता, न कम न ज्यादा। सवाल जवाब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप महाभियोग तक जाते हैं, क्या हो गया? तो आप वो एक्सट्रीम जा रहे हैं। आप करेंगे हम लोग टीवी डिबेट में, हम लोग नहीं जा रहे हैं। अभी जब हम सरकार के खिलाफ, जैसे कांग्रेस के कई लोग सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं सरकार के खिलाफ, तो ये कह सकते हो सरकार तो चुनी हुई, आप क्यों ला रहे हो? क्योंकि अविश्वास है हमें, और वो भी गिरता ही है हमेशा। इलेक्शन कमीशन पर अब कार्रवाई करने के मूड में अपोजिशन आ गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले बता दें, 5 दिन के ब्रेक के बाद आज संसद की कार्रवाई शुरू हुई। उम्मीद थी नया हफ्ता है, शायद काम होगा, लेकिन नए हफ्ते में पुराना विवाद अभी भी बरकरार रहा। बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर आज भी खूब हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अपने तेवर दिखा दिए। बैनर पोस्टर लेकर वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिर जैसे ही सदन शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने खूब नारेबाजी की। इसके बाद दोनों हाउसेस की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। तो ये अभी तक का पार्लियामेंट का अपडेट है। मतलब इस सत्र में पार्लियामेंट चली ही नहीं। आप वो ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा जो है 3 दिन की, उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी SIR बिहार के मुद्दे पर पूरी पार्लियामेंट ठप है। अब दूसरी ओर चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए जाने के बाद भी वोटर लिस्ट पर हंगामा खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी भी अपने सवालों की फहरिस्त लेकर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पलटवार किया और पूछा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। उन्होंने भी वही बात कही, वही आरोप लगाए फर्जी मतदान के, फर्जी वोटरों के, जो मैंने लगाए। लेकिन मुझसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, हलफनामा मांगा जा रहा है, उनसे क्यों नहीं? दरअसल चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया है कि वो 7 दिनों में हलफनामे पर अपने आरोप दें या फिर देश से माफी मांगे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो डेटा दिखाया वो चुनाव आयोग का डेटा था ही नहीं। इस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जो भी डेटा दिया वो चुनाव आयोग का दिया हुआ डेटा ही है। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज मांगते हैं। कहते हैं इलेक्शन कमीशन भाजपा से मिल गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव में वोट की चोरी की गई और अब बिहार में वोट चोरी की तैयारी है। इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद उन्होंने क्या किया? इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं, वोट चोरी कैसे होती है। हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। तो राहुल गांधी ने, आप पहले इस बात का जवाब आ जाए चलें। कल चुनाव आयुक्त ने, ज्ञानेश कुमार जी ने इस बात का 2 बार जवाब दिया। पहले एक बार उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर किसी और ने फिर वही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मैं उत्तर दे चुका हूं लेकिन मैं फिर देता हूं अब उसको। लेकिन वो थोड़ा जवाब उलझा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब जैसा आरोप वैसा जवाब।
उन्होंने कहा एक होता है शिकायत करना, एक होता है शिकायत के नाम पर भ्रम फैलाना, और तीसरा होता है शिकायत के नाम पर चुनाव आयोग पर मिलीभगत का, वोट चोरी का आरोप लगा देना। तीनों में बड़ा अंतर है और हमारा रिस्पांस तीनों ही मामलों में अलग होगा। इसीलिए अनुराग ठाकुर पर अलग रिस्पांस है और इन पर अलग रिस्पांस है। बताइए सर, ये दलील है वाजिब? वो तो होना ही चाहिए ना, जब ग्रेडेड आरोप होगा तो ग्रेडेड उसका रिस्पांस भी होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बुनियादी अंतर है। वो जो अनुराग ठाकुर ने जो बातें कही हैं वो एक राजनीतिक आरोप की तौर पर लगाया गया, और ये उसमें कहीं नहीं कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बी टीम बन गई है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है। लिहाजा इस बात से ही राहुल जी अनुराग ठाकुर का नाम ले रहे हैं, और इनसे ज्यादा बड़े बड़े अटैक राहुल पर किए अनुराग ठाकुर ने। आपको याद होगा संसद में इनसे जाति भी पूछी थी इनकी, तो उस समय भी उन्होंने नाम नहीं लिया था। लेकिन चूंकि इस बार के आरोप में उनके माता पिता तक चले गए कि कैसे वोट डाले जाते थे और क्या होता था, लिहाजा मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सही कर रहा है। और मैं पहले से इस बात को पहले दिन से कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को अब चुनाव आयुक्तों को चुनाव आयोग में एक राहुल गांधी सेल बनाने की आवश्यकता है। जितने आरोप राहुल गांधी की तरफ से आए, घंटे दर घंटे उनके जवाब देते रहने चाहिए। देने चाहिए भाई, वो माहौल भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा ठीक है। और आपने कहा इनसे एफिडेविट मांगना अनुराग ठाकुर से न मांगना उचित है? बिल्कुल उचित है, क्योंकि दोनों में अंतर है। बताइए। अंतर तो दोनों में कोई नहीं है। आरोप उन्होंने भी वही लगाए हैं जो राहुल गांधी ने लगाए हैं, जो अनुराग ठाकुर ने लगाए हैं। अब अनुराग ठाकुर ये तो कह नहीं सकते थे कि कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। ठीक बात। और वो जो वोटर लिस्ट या जो डाउटफुल वोटर है वो कांग्रेस ने बनाई नहीं है, वो लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन की है। किसकी है? जो राहुल गांधी की लिस्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन की है, और अनुराग ठाकुर की जो लिस्ट है वो भी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन को अपना उनकी अवस्था का ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा बीच में उनका जो दोनों के सवालों आरोपों में कोई फर्क मेरे हिसाब से नहीं है कि कैसे कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन की इच्छा है कि जैसे जवाब दे। लेकिन ये मैं बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन जितना जवाब देने से बचेगा उतना फंसेगा मतलब कि उतने आरोप गंभीर होंगे। अच्छा, दिया किसका नहीं जवाब, ये तो पता लगे सर। यही सारे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिया है उसका बता देते, बल्कि कोई भी बता देता। मैं कह रहा हूं प्रेस नोट में बता देते भाई ये जवाब है, इसका हम प्रेस नोट इशू कर रहे हैं, इसका जवाब ये है, खत्म बात। इसमें कौन सा ऐसी बड़ी बात है? कोई जरूरी नहीं कि सीईसी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मिनट, मैं चूंकि मेरी तरफ देखा था इसलिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। ये समस्या प्रेस जवाब देने का नहीं है, समस्या मन मुताबिक जवाब देने का है सर। कि राहुल गांधी और उनकी टीम जो चाह रही है वैसा जवाब क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट से भी अपेक्षा होती है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं दे रही है? अगर नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है, उनके फैसले बायस्ड हैं, वहां न्याय की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये सारे जार्गन्स हम लगातार पिछले 10 साल से सुन रहे हैं। और मैं इसमें भी यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी अभी कहा गया कि उनकी भी वही लिस्ट थी जो अनुराग ठाकुर के पास लिस्ट थी। अब तो ये अपने चुनाव आयोग ने कैटेगरिकली बता दिया कि जो राहुल गांधी दिखा रहे थे वो हमारा वोटर लिस्ट नहीं है। तो अब हम किसकी बात कहेंगे? इन बातों के लिए जांच की आवश्यकता होगी, और जांच की आवश्यकता के लिए हलफनामा चाहिए होता है। अगर आप जांच नहीं करो, हवाई बातें करते रहो तो कोई बात नहीं, कोई हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। रोज चुनाव आयोग को कटघरे में करो, लेकिन जब आप जांच की मांग करोगे तब आपको हलफनामा देना होगा। अभी एक इलेक्शन आप कह रहे हैं अनुराग ठाकुर ने जांच की मांग नहीं की, सिर्फ ये कहा कि अनुराग ठाकुर तो कह के निकल लिए। उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो इलेक्शन कमीशन पर ही हुए कि इलेक्टोरल लिस्ट फर्जी थी और फर्जी वोट से जीते, घुसपैठियों के वोट से राहुल गांधी टेम्पल यादव। वो सब ठीक बात कह रहे हैं आप। अगर फर्जी वोट से जीते और राहुल गांधी चुनाव आयोग को, ये अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग को, ये लोग नैरेटिव लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग उसमें पिस रहा है। आप चुनाव आयोग को पार्टी बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को नैरेटिव से क्या मतलब? उसको तो आरोप से मतलब होना चाहिए। इसीलिए बस यही मैं कह रहा हूं, उन्हीं आरोपों पर वो जवाब दे रहा है राहुल गांधी के। अनुराग ठाकुर के आरोपों को जवाब देने लायक वो नहीं समझ रहा। 2 उदाहरण मैं बता दूं छोटे से। एक तो चुनाव आयोग को इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फिर उन्होंने कहा कि हम लिस्ट भी बताएंगे, जारी करेंगे और कारण भी बताएंगे। पहले दोनों चीजों के लिए मना कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले। इससे पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला था उसमें भी कहा गया सरकार की तरफ से कि नाम नहीं बताए जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रेशर किया तो वो जाहिर करना पड़ा। ये 2 केवल उदाहरण के तौर पर बात। बताइए त्रिपाठी जी, क्यों नहीं अनुराग ठाकुर से भी हलफनामा मांगा जाए? देखिए, पहली बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं, दोहरा देता हूं
कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके भी दिमाग की उपज थी बहुत ही कूड़ा विचार था। ये नहीं हो सकता कि गड़बड़ी का आरोप नेता प्रतिपक्ष लगाए तो आप कहें कि सब जगह गड़बड़ी थी। वो अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना और वो जो कुछ कहा गया वो बहुत कूड़ा विचार था। तो भाजपा में जो भी ये समझदारी दिखाया हो, पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप कहते हैं कि अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं करा, अनुराग ठाकुर ने एक भी जगह वोट चोरी का आरोप या मिले होने का आरोप नहीं लगाया। ये अभी जो विजय जी कह रहे थे, संवैधानिक प्रक्रिया में जो संस्था है वहां शिकायत लेके तो जाएंगी ही पार्टियां। अनुराग ठाकुर वो शिकायत लिख गए, भाई रायबरेली में भी है, अमेठी में भी है, सब जगह है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि महादेवपुरा में ये जो कुछ हुआ है, ये 1 लाख वोट बढ़ाकर चुनाव जीत गए। इतना बेसिक डिफरेंस तो हम सबको दिख रहा है। इसमें मतलब इसमें भी आप सवाल इसमें कहां बनता है? और अगर यही अनुराग ठाकुर कहते कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से मिलकर उनको रायबरेली में, अमेठी में चुनाव जितवा देता है, तो बिल्कुल चुनाव आयोग को यही प्रक्रिया आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। चुनाव मुख्य ज्ञानेश कुमार जी ने यह कहा कि एक जगह उन्होंने ये कहा कि एक किसी व्यक्ति का एक से ज्यादा जगह नाम हो सकता है मतदाता सूची में, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उसने एक से ज्यादा बार वोट डाला। वो वोट एक ही बार देगा, और अगर 2 बार दिए हैं तो हमने उसके प्रमाण मांगे, प्रमाण नहीं आए। उन्होंने किस चीज, खुद उन्होंने कहा प्रमाण किस बात का मांगा कि अगर एक से ज्यादा बार एक व्यक्ति ने एक चुनाव में वोट डाला। तो यही आरोप तो अनुराग ठाकुर का भी है। क्लेम तो दिखाइए ना, अनुराग ठाकुर के क्लेम में दिखाइए ना कि वो कह रहे हो कि ये जाके 4 जगह वोट डाले। नहीं, इसको उलट देखना चाहिए। उन्होंने इंडिविजुअल केस नहीं बताया जैसे राहुल गांधी ने। देखिए, राहुल गांधी ने तो सच बात ये है ना, उन तीनों 4 लोगों को, आदित्य श्रीवास्तव, मिंता देवी, गुरकीरत सिंह दंग और दूसरे लोग, उनको जाना चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय। क्यों नहीं गए हैं मैं नहीं जानता हूं। उनको तो अपनी निजता भंग करने के लिए, अपने परिवार को खतरे में डालने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए था। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, और ये पहले भी मैं कह चुका हूं, हमारी व्यवस्था में 5 जगह नाम हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप इसको ठीक कीजिए और एक जगह नाम रहे, दूसरी जगह कट जाए। ये करना पड़ेगा। नहीं, इसमें एक चीज है, आपने जो एक लाइन पर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना कि जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ये वोट डाला है कि नहीं डाला है, ये बताना जरूरी है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। कोई, आप कैसे बताओगे कि किसी ने वोट डाला? इलेक्शन कमीशन के पास वो कागज है जिसमें वो बताए कि भाई इन लोगों के पास नाम भले ही 4 जगह थे लेकिन वोट एक जगह डाला। और कोई कैसे बता सकता है? मुझे बताइए, इसका एक कारण बता दीजिए कि आप बता सकते हो। चलिए, दूसरा, अभी आपने जो निजता की बात की, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज मांगी थी हमने महाराष्ट्र में पोलिंग बूथ की, हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, कि इतना मतदान प्रतिशत बढ़ गया 5 बजे के बाद। तो इस पर इलेक्शन कमीशन का अपना तर्क है। उन्होंने कहा कि हमें रूल्स परमिट नहीं करते। तो राहुल गांधी कहते हैं कि रूल्स आपने बदले हैं। सुनिए उनकी बात। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए, और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था, उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी
और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो ये दो तीन बातें जो राहुल गांधी की बची हैं जिस पर उनको उत्तर चाहिए। एक सीसीटीवी फुटेज आप नहीं देते हैं इस प्रमाण के तौर पर कि मतदान कितना बढ़ गया था। वो 1 करोड़ लोग जो वोट डालने बढ़ गए और उनका दावा है कि ये सारे नए वोटर बीजेपी को वोट दे करके गए। तो इसकी हमको डेटा चाहिए, हमको मिल जाएगा। आप इलेक्शन कमिश्नर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। और एक और बात, जो मशीन रीडेबल डेटा की जो बात है वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देता, जुड़े हुए मामले इनकी हम बात कर लें। चुनाव आयोग ने ये कहा कि एक तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे वोटर की, तो मशीन रीडेबल डेटा हम इसलिए, मशीन रीडेबल का मतलब ये कि फिर आपके पास सर्चेबल पीडीएफ फॉर्म में वो आ जाएगा और आप उसमें जैसे भी चाहें सर्च कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड से। दूसरा, आप उसमें जो चाहें परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर ने कल कहा कि एक तो एआई का ज़माना है, इसमें बहुत ज़्यादा कांट-छांट छेड़छाड़ हो सकती है, इसलिए हम नहीं देते हैं, हम टेक्स्ट मोड में देते हैं। हमारे नियमों में लिखा है टेक्स्ट मोड में ही दी जाएगी वोटर लिस्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया है। हम कहीं से बाध्य नहीं है कि हम आपको मशीन रीडेबल पीडीएफ फॉर्म के अंदर डेटा दें, और इसमें प्राइवेसी का भी उन्होंने हवाला दिया। दूसरा, सीसीटीवी को लेकर भी उन्होंने कहा कि 2019 का ये उनका आदेश था। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हाईकोर्ट ने, हरियाणा, पिछले साल जो हरियाणा का इलेक्शन हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी के एक नेता हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि हम, माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, महमूद प्राचा वकील हैं और वो गुड़गांव के शायद वोटर हैं, तो वो गए कि मुझे सारा दस्तावेज चाहिए। एक लिस्ट है इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो एक फॉर्मेटेड लिस्ट है कि जब भी हाईकोर्ट किसी को कहेगा, इलेक्शन कमीशन को कहेगा कि इनको डेटा दीजिए चुनाव का, तो उस लिस्ट में जो जो चीजें हैं वो सारी प्रोवाइड करानी पड़ती हैं इलेक्शन कमीशन को। उसमें एक क्लॉज डाल दिया गया हाईकोर्ट के फैसले के बाद में डाला, ये बात सही है इलेक्शन कमीशन ने, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा चुनाव आयोग प्रोवाइड नहीं करेगा हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, क्योंकि नियम बदल दिए गए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा से ही जुड़ा है सीसीटीवी का मामला। कल चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हम किसी की माता, बहन, बेटी की तस्वीरें जो है ऐसे कैसे सार्वजनिक कर दें, किसी को दे दें। और उसमें दूसरा खतरा उन्होंने ये बताया कि सेंसिटिव जोन जैसे कश्मीर होता है या नक्सल प्रभावित इलाके, वहां तो वोटर की जान पर खतरा हो सकता है। मान लीजिए नक्सलियों को पता लग गया कि इस गांव के लोग वोट डालते हैं, तो उनको मारने के पीछे पड़ जाएंगे। अब ये तर्क थे समीर जी। देखिए, चुनाव आयोग ने सारी बातें कल पत्रकार वार्ता में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत डिटेल में बताई है। जो राहुल गांधी जानना चाहते थे उसका सारा जवाब उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन अगर राहुल गांधी तो स्वीकार नहीं करना चाहते, अगर राहुल गांधी मान के चल रहा है, विपक्ष मान के चल रहा है कि हमें चुनाव आयोग की कोई बात सुनना ही नहीं है, आज अगर राहुल गांधी विपक्ष कहता कि इतनी बड़ी पत्रकार वार्ता चुनाव आयोग ने की थी, इसमें से इन बातों से हम सहमत है चुनाव आयोग से कि यह कानून की बाध्यता है, यह कोर्ट को बाध्यता है और ये लॉ के हिसाब से ठीक है कि चुनाव आयोग नहीं कर सकता, हम इसे मान लेते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं। लेकिन इन बातों को चुनाव आयोग को बताना चाहिए। किसी एक बात पर तो आज विपक्ष कहता कि हम चुनाव आयोग की पत्रकार वार्ता के बाद इस बात से सहमत है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की बात से सहमत है। 45 डेज का डेडलॉक है कि 45 दिन के अंदर अगर आप डाटा कोर्ट में जाते हो तो आपको डाटा सार्वजनिक मिल सकता है। आप कहोगे साल भर बाद कि हमें डाटा दीजिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई चुनाव होता ही कोई हमें इसके ऊपर, उसमें से हटा दिया ना ये क्लॉज, बात सही है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देता आप चुनाव आयोग। तो नहीं भाई, निजता का भी चुनाव आयोग ध्यान रखेगा ना। चुनाव आयोग बार बार बोल रहा है इस बात को लेकर। पहले आप देते थे, हाईकोर्ट ने आदेश दिया दीजिए, हरियाणा के इलेक्शन में रेट्रोस्पेक्टिवली आपने वो नियम बदल दिया। ये बात तो अगर आपको रेट्रोस्पेक्टिवली बदला, ठीक है, सारी कहानी रेट्रोस्पेक्टिव चल रही है। अगर ये आपको लगता है 2024 में हुए थे, अब सारा हंगामा है। विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने से किसने रोका? अगर कोई लगता है कि चुनाव आयोग ने जानबूझ करके एक कानून में परिवर्तन किया है कि विपक्ष को जानकारी ना मिले, चुनाव में धांधली करना चुनाव आयोग चाहता है, लोगों को जानकारी लेना विपक्ष को देने के लिए रोकना चाहता है, तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि ये जो चुनाव आयोग ने कानून बनाया इसे आप निरस्त कीजिए। सुप्रीम कोर्ट तय करता, सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाइए अगर चुनाव आयोग के खिलाफ आपको कोई शिकायत है। सर देखिए, ये दलील तो किसी भी मामले में दी जा सकती है, वो कोई भी शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। एक तय प्रक्रिया थी, एक प्रोसीजर था और इतने सालों तक वो प्रोसीजर था, लेकिन आपने वो प्रोसीजर बदल दिया अचानक। लेकिन अब तय कौन करेगा, उसमें मुहर कौन लगाएगा? विपक्ष चुनाव आयोग को मानने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को आप मानने को तैयार नहीं, तो कोई तो तय करेगा ना कि चुनाव सही है कि विपक्ष सही है। हाँ, बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि आप सब कुछ ठीक कह रहे हैं, बदल भी दिया चुनाव आयोग ने उस नियम को क्यों बदला गया, इसका थोड़ा सा एक मिसिंग लिंक है। जो 2019 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना चुनाव के संबंध में, उसमें निजता का ध्यान रखने के लिए, मतलब निजता का उल्लंघन न हो इस बात का ध्यान रखने की छूट चुनाव आयोग को दी गई है।
अब विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग ने उसका बेजा लाभ उठा लिया। चुनाव आयोग ये कह रहे हैं कि हम निजता और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसको हटा दिए। लेकिन अगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है किया जा सकता होगा। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दे देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनाव आयोग अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके उसका उपयोग कर रहा है तो जरूर सुप्रीम कोर्ट से ही उसका रेमेडी मिलेगा। ठीक है, अब ये तो थी राहुल गांधी की बात। अब अखिलेश यादव के भी कुछ सवाल हैं इलेक्शन कमीशन से। अखिलेश यादव ने भी इलेक्शन कमीशन पर चोरी करने का आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन को उनका कहना है कि हमने एफिडेविट में 18,000 एफिडेविट दिए वोट काटे जाने के सबूत के तौर पर, लेकिन हमें अब तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। कल ये सवाल भी ज्ञानेश कुमार जी से हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें ऐसी कोई शिकायती हलफनामे नहीं मिले हैं। तो अखिलेश यादव ने आज अपनी भेजी गई शिकायत पर, शपथ पत्रों पर जो रिसीट कॉपी मिली है, मतलब एक्नॉलेजमेंट जो मिली इलेक्शन कमीशन से, इलेक्ट्रॉनिक एक्नॉलेजमेंट, वो सार्वजनिक कर दी। उसको एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन ये हवाला दे, हलफनामा दे कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है, रिसीट है मेरी शिकायत की, ये चुनाव आयोग की है या नहीं। हलफनामे पर मुझे बताए कि ये रिसीविंग उन्होंने दी है या नहीं दी है। नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि हमारा चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया से भी भरोसा उठ जाएगा। सुनते हैं अखिलेश यादव। जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हम इन्होंने ये कहा था कि बड़े पैमाने पर हमारे वोटर्स के वोट काट दिए गए पिछले विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उनमें, और हमारी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो कह रहे हैं हमने हलफनामा भी दिया तब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो अब राहुल गांधी हलफनामा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तो लगे हाथ बताना चाहिए था ना कि कब का वाला हल्फनामा है। अभी जब 37 लोकसभा की सीटें जीते हैं तो उसमें सब दुरुस्त हो गया कि नहीं हो गया, पहली बात। दूसरा, ये जो आज बोल रहे थे तो मुझे तो बड़ा थोड़ा लगा कि नेता लोग अद्भुत होते हैं। तब इनकी तरफ से कहा गया था कि यादव और मुस्लिम मतदाता चुन चुन के काटा गया। आज न यादव बताया न उन्होंने मुसलमान बताया। आज तो कुछ क्या पता नहीं मौर्य, बिंद, पाल और कोई जाति खोज लाते। डर दूसरा है, राजनीतिक तौर पर डर दूसरा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो कुछ भी इन्होंने कहा होगा उसका जो जवाब है वो चुनाव आयोग को देना चाहिए। जब उस वक्त दिया कि नहीं दिया अभी तो चुनाव आयोग बताएगा, क्योंकि 22 का मसला है, 24 का चुनाव ये इस तरह से जीत चुके हैं। ये तो मिस्ट्री हो गई ना। वो कह रहे हैं हमको नहीं मिली शिकायत, इन्होंने रिसीविंग दिखा दी। ये तब की शिकायत है ना, मैं इसीलिए क्या फर्क पड़ा? तो नहीं, मैं कह रहा हूं उसकी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये किसको पता है। आप समझिए इसको ना। 22 के चुनाव का है, ज्ञानेश कुमार अभी के चुनाव का, अभी तो वो आए ही हैं, वो अभी के चुनाव की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तो 24 के चुनाव की बात चल रही थी ना। तो मैं ये भी मतलब मूल मसला ये कि क्या पर्सन है या इंस्टीट्यूशन है? नहीं, ज्ञानेश कुमार इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन पर देश के विपक्ष को भरोसा नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है कि कब कौन से चुनाव के लिए किसके लिए शिकायत करनी है। इसीलिए वो मध्य प्रदेश में कहता है कि हुआ था, भूल जाता है, महाराष्ट्र में कहता है हुआ है, भूल जाता है, झारखंड में भूल जाता है, पश्चिम बंगाल में भूल जाता है, पंजाब में भूल जाता है, तमिलनाडु में भूल जाता है, केरल में भूल जाता है। तो भूलने की बीमारी विपक्ष को बहुत है इंस्टीट्यूशन के बारे में। अभी अखिलेश कह रहे थे कि 19 के चुनाव में वोटर था, 22 में कट गया नाम उसका, अब फिर 24 में रहा कि नहीं रहा ये भी तो पता चले, क्योंकि 24 के इलेक्शन की तो शिकायत नहीं की इन्होंने। तो भाई हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, जो गलत हुआ है उसी की शिकायत की जाएगी ना। और गलत किए का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ गलत हो गया। ये हम किसी भी आरोप का एग्जेजरेशन पर ले जाते हैं, एक्सट्रीम पर, या तो सारा गलत हुआ है या सारा ठीक हुआ है।
कुछ गलत हो सकता है ना, सब कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना इस देश में। अब दो चीज़ों की बात कर दूं मैं, जो आप इलेक्शन कमीशन को ले रहे थे। एक तो ये दोनों ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं केवल, ये है द ECI हैज चेंज रूल्स रिगार्डिंग वीडियो प्रूफ फ्रॉम पोलिंग स्टेशंस, स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्टिंग पब्लिक एक्सेस टू CCTV फुटेज एंड वेबकास्टिंग वोट्स। In December 2024, the Union Law Ministry, based on ECI recommendation, amended the Rule 93। ठीक है, तो ये तो बात होगी जो वो बात कर रूल रहे बदले हैं, इन्होंने। रूल बदल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हम लोग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नॉट डायरेक्टली ऑर्डर्ड द विदहोल्डिंग ऑफ वीडियो प्रूफ फ्रॉम पोलिंग स्टेशन टू प्रोटेक्ट वोटर सीक्रेसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसेंट अमेंडमेंट टू रूल 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1960। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, आप रोक कह नहीं रहे हैं, footage लगाई। देने उन्होंने कहा दूसरी बात, उसको रेफरेंस के तौर पर वो यूज कर रहे हैं, रूल उन्होंने नहीं कहा कि रोक लगाइए। उन्होंने कहा था कि भाई वोटर सीक्रेसी को ध्यान रखना का। चाहिए, एक ब्रॉड बात कही, Broad ब्रॉड बात। गाइडलाइन दी हाँ, उन्होंने। लेकिन उन्होंने रोक नहीं लगाई। ठीक है। ये दोनों मतलब फैसलों को मैं आपको ठीक है, केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर नहीं, ठीक है, अच्छी जानकारी है ये। पॉलिटिकल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन आपको मैं बताता हूं इस वक्त मुंबई में क्या हो रहा है। मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई है और बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह बड़े ट्रैफिक जाम लग गए हैं, कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है सड़कों के ऊपर, और जो लोकल ट्रेन सेवा है वो भी बाधित हुई है, देर से चल रही है लोकल। दादर, चेंबूर, वडाला, सायन सब जगह पानी भरने की सूचनाएं आ रही हैं और मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मतलब मुंबई में तेज बरसात हो रही है और आगे भी लगातार तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। तो मुंबई में इस वक्त हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं बरसात की वजह से। और अब सब जानते ही हैं, हमारे तो जो मेगा सिटीज़ हमारी हैं वो बरसात जो है कितनी झेल पाती हैं, वो आपको तस्वीरें बता ही रही हैं। बारिश हुई और मुंबई के फ्लाईओवर पर लंबे लंबे सड़कों पर जो है जाम लग गए। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ मुंबई से जुड़े। क्या खबरें मिल रही हैं अलग अलग हिस्सों से मुंबई के, साकेत आपको? बिल्कुल, देखिए मुंबई के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और जिस तरह से आप देखिए कि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस वक्त आप कैमरा के माध्यम से जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये अंधेरी के वीरा देसाई का इलाका है पूरा, और आप देखिए कि इस इलाके में जिस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है और हर तरफ आपको जहां तक नज़र जो है वो जाएगी वहां तक आपको केवल पानी ही पानी और ट्रैफिक नजर आएगा। गाड़ियां भी आप देखिए कि किस तरह से गहरे पानी में डूबी हुई हैं। अब आपको बता दें कि ये कोई न तो समंदर के पास का इलाका है, न तो कोई बहुत डाउन लाइन इलाका है। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, चाहे आप बात करिए यशराज प्रोडक्शन की, धर्मा प्रोडक्शन की या बड़े दफ्तरों की, तो यहाँ पर जितने भी कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं ये भी यहीं से महज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो जिस तरह से गाड़ियां लबालब पानी में डूबी हुई हैं, इसी प्रकार के हालात मुंबई के कई जगहों पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर बात की जाए दादर, वाकोला या फिर CST का इलाका, जो कि इस इलाके से थोड़ी दूर की तरफ है, वहां पर भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं। कई जगह से जो विजुअल्स, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से बच्चे कहीं पानी में अटके हुए हैं। दूसरी तरफ आपको एक ऑटो रिक्शा दिख जाएगा जो अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल मुंबई में बनी है, खासतौर पर मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अलर्ट जारी किया था कि जिस तरह से बे ऑफ बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, उसकी वजह से अगले कुछ दिनों तक मुंबई के लिए भारी रहने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप घर से निकल रहे हैं तो इस बात का पूरा प्रिकॉशन लें कि किसी भी निचले इलाके में आप जाने की कोशिश न करें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ख़ासतौर पर वो इलाके जहाँ पर जो पहाड़ से थोड़े से निचली तरफ जाते हैं, जो नीचे की तरफ जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप आगे तक भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से घुटनों तक पानी में लोग डूबकर अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये एक आम सड़क है, लोगों की गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश रुक कर एक के बाद एक हो रही है। और यही कारण है जिसकी वजह से मुंबई में देखिए इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। ऑटो रिक्शा हो, जो गाड़ियां हैं, जो 2 व्हीलर्स हैं, वो भी जगह जगह पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। और इसी तरह के विजुअल्स आपको मुंबई के लगभग सभी लोकेशन से देखने को मिलेंगे। आप देखिए चारों तरफ जहां तक आप नजर घुमा सकते हैं, जहां तक कैमरा पहुंच सकता है, ठीक है साकेत अंधेरी में है, आप सड़क देख ही सकते हैं पानी में डूबी हुई। और राजेश कुमार भी हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़े हैं, वो गांधी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। आपके पीछे भी मुझे खूब जबरदस्त पानी पड़ा हुआ नजर आ रहा है सड़कों पर। राजेश, बिल्कुल, देखिए गांधी मार्केट का इलाका है सर, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं और साथ ही बता दूं कि इस वक्त मुंबई का हाल क्या है। पानी भरा है, सड़कों पर ट्रैफिक है
और जगह जगह पर गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। अगर कुल मिलाकर 2-3 शब्दों में मैं मुंबई की स्थिति इस वक्त बयान करूं तो मुंबई रुकी हुई है। फिलहाल मुंबई इस वक्त रेंग रही है, भागने दौड़ने वाली मुंबई जो है इस वक्त रेंग रही है। और अभी बरसात पिछले आधे घंटे से थोड़ी कम हुई है, इस वजह से आपको सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई थोड़ी बहुत दिखाई भी दे रही हैं। आज सवेरे जब मुंबई कर उठे तो ऑरेंज अलर्ट था, इसलिए काम पर निकले, लेकिन 10 बजते बजते बरसात इतनी तेज हुई सौरभ कि मौसम विभाग ने इसे बदलकर रेड अलर्ट कर दिया। और तकरीबन मुंबई के जो भी इलाके हैं, या हम दक्षिण मुंबई की बात करें, ईस्टर्न सबर्ब्स की बात करें या वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें, तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात सवेरे 8:30 बजे से लेके अब तक रिकॉर्ड की गई है। यही वजह है कि जगह जगह पर जल जमाव आपको देखने को मिल रहा है। बीएमसी बड़े बड़े पंप के जरिए पानी को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन समंदर भी उफान पे है, इस वजह से पानी निकल नहीं पाता और पानी जो है वो शहर में ही रह जाता है। तो फिलहाल ये सायन का इलाका है, सायन के आगे आपको हिंद माता दादर का इलाका है, वहां पर भी स्थिति कमोबेश यही है। और मुंबई में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, यानी कि हाफ डे कर दिया गया। स्कूलों से बच्चों को घर भेज दिया गया। घर भेजने के दौरान कई जगह पर हमने ये देखा कि बसें खराब हुई हैं, बच्चे अटक गए। उन्हें पुलिस के जरिए या फिर बीएमसी के जरिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो फिलहाल मुंबई में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है और अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही बरसात होने की जी राजेश, मतलब अभी आने वाले कुछ घंटे और मुंबई कर्ज पर भारी हैं। आपका और साकेत का फिलहाल शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए व्यूअर्स तक। क्या हाल है हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखिए, और किसी की सरकार आ जाए, बीएमसी किसी के पास चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीएमसी के भ्रष्टाचार का नमूना है। 75,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का, सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 75,000 करोड़ का बजट है। और क्यों वहाँ के नेता लोग कहते हैं कि भाई मुझे विधायक मत बनाओ, मुझे तो बीएमसी का कॉर्पोरेटर बना दो। क्यों वहाँ के नेता कहते हैं कि भाई मुझे कैबिनेट का मंत्री नहीं बनना है महाराष्ट्र का, मुझे बीएमसी का कमिश्नर बना दो। क्यों वहाँ का विधायक कहता है कि भाई मुझे आप कोई किसी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मत बनाइए, मुझे आप स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दो बीएमसी का। ये 75,000 करोड़ का जो लूटपाट होता है सालों से बीएमसी के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका नतीजा है कि आज वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ से पानी निकल गया। अब तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर का रूल है, वहाँ तो अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है, 3 साल से चुनाव नहीं है, 2022 में खत्म हो गया है। भूषण गगरानी अभी म्युनिसिपल कमिश्नर है वहाँ पर। और इस तरीके से इतना बड़ा पैसा है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने 20,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, कि आप इसको बेहतर बनाइए, पानी की व्यवस्था, बारिश आने वाली होगी। क्या मेन एरिया के अंदर ही इतना मेन एरिया है, वहाँ सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वीआईपी रहते हैं। अमिताभ बच्चन जहाँ रहते प्रतीक्षा में, उनका आधा बंगला पिछली बार सारी सड़कें डूबी हुई हैं, सारी जगह इंक्रोचमेंट हो गया, कोई लाइन नहीं है। कहा गया था कि लंदन जैसा जो सिस्टम है कि कितना भी पानी पड़े पूरा पानी अंडरग्राउंड निकल जाएगा। अब तो पता नहीं, ये हम लोग इतनी बहस इस पर करते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, इसका कोई असर भी पड़ता है किसी पर? नहीं सर, हर साल कॉर्पोरेटर और कमिश्नर घूमने जाते हैं लंदन कि वहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख के आएंगे। हर साल जाते हैं और हर साल उसका स्टडी कर आते हैं और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसीलिए तो नहीं जानबूझ के खराब रखते हैं, फिर लंदन कैसे जाएंगे? ये बात भी हो सकती है। नहीं, लेकिन जब लंदन की सड़कों पे पानी इकट्ठा नहीं होता तो क्या स्टडी करके आते हैं वहाँ? ये कितना पानी पड़ने के बाद पानी निकलता कैसे, और वो कुछ इंप्लीमेंट यहाँ हो नहीं रहा है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कभी लंदन डूबे तो हम जाके देखें कि इनका क्या गड़बड़ हुई। ये हो सकता है। हर्ष जी की राय थोड़ी सी चर्चा तो आ गई, लेकिन ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए ना कि जहाँ समुद्र का पानी नहीं आता, जहाँ खूब जगह, वहाँ डूबे जा रहे हैं हम लोग। मुंबई पर इतनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये वो वाला इलाका नहीं है। इलाका तो मुंबई तो इतना ही है ना। लेकिन आप दिल्ली की बात करना चाहते हैं? दिल्ली का मेट्रो ब्रिज नहीं डूबा सर। मुंबई जो है जिस तरह से बसा हुआ है, बहुत पहले ये बात कही गई, तो कहीं न कहीं जाके वहाँ के कंस्ट्रक्शन, वहाँ के पॉपुलेशन, उस सब पर रोक लगानी होगी। सींग की तरह ऐसे बिल्डिंग उठाती है और उसके बाद आप कहेंगे नहीं हम तो रोक लेंगे। बगल में समुंदर है, अगर हाई टाइड आ गया तो आप कितना भी बड़ा इंतजाम कर लीजिए, वो नहीं रुकने वाला है। कहाँ जाएगा? पानी निकाल के भेजिएगा कहाँ? पूरा आपका जो मुंबई है वो तो ऐसे बसी हुई है, पूरी मुंबई के किनारे तो समुंदर है, आप लेके जाइएगा कहाँ? तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जो बड़ा प्लान बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। रियल एस्टेट और बिल्डर हर दूसरे दिन वहां जाइए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पाता। अभी तो फिर भी बहुत अच्छा बन गया, वो कोस्टल रोड बन गई, टनल बन गई, फ्लाईओवर बन गया, वरना तो कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आज की उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस अब तेज होती दिखाई दे रही है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कल इसका ऐलान किया गया बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। आज शाम 5:30 बजे इंडिया ब्लॉक की एक बैठक होगी, उसमें शायद इस पर नाम तय हो। इस बीच खबर यह आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के कई नेताओं को फोन किया
और सीपी राधाकृष्णन जी के नाम पर समर्थन मांगा। सरकार ये चाहती है कि ये चुनाव आम सहमति से हो जाए, चुनाव की नौबत ही ना आए, आम सहमति से उपराष्ट्रपति बना दिए जाएं। राजनाथ सिंह जी ने खासतौर पर सोनिया गांधी को, एमके स्टालिन को और नवीन पटनायक को फोन किया। विपक्ष के बाकी कुछ और नेताओं से भी वो बात कर रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव निर्विरोध हो जाए और उसके लिए ही विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी राजनाथ जी को दी गई है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राधाकृष्णन जी की तारीफ तो की, इसके बावजूद यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन तो होकर रहेगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो अब जुड़ रहे हैं। क्या कोशिश और कवायद चल रही है सरकार की तरफ से देवेंद्र इस पर? और सर पहली चीज़ तो सौरभ पोस्चरिंग को लेके है। जैसे विपक्षी दलों से अगर सोनिया गांधी हो या फिर नवीन पटनायक हो या एमके स्टालिन हो, इन सब से अगर राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं तो बीजेपी को बखूबी मालूम है कि उस बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होगा रियल टर्म में और वोटिंग के लिहाज से कि चुनाव होना ही होना है। बट कम से कम पब्लिक पोस्चरिंग ये ज़रूर की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि वो एक सबकी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके तहत इस काम को किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अंदर खाने कोशिश है वो ये कि बाकायदा एक पूरा इलेक्शन मशीनरी सिस्टम बना दिया गया है। जैसे ऊपर राजनाथ सिंह हैं, उसके नीचे किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, इन सब नेताओं को बहुत एक्टिव कर दिया गया है ताकि एक एक वोट को लेकर आउटरीच किया जा सके। और पिछली बार तकरीबन 528 के आसपास धनखड़ को वोट आए थे जब वो उपराष्ट्रपति चुने गए थे और वो एनडीए के स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा था। तो उस तरह का नंबर फिगर फिर से लेकर आया जाए, ना सिर्फ वो उपराष्ट्रपति बने बल्कि एक मोरल विक्ट्री इस लिहाज से हो कि अपोजिशन कैंप में भी सेंधमारी किया जा सके। हालांकि वो काम इस बार आसान नहीं होगा पिछली बार की तुलना में और वो एक गंभीर चुनौती ज़रूर रहेगी। जैसे बीजेडी जैसे दल ही पिछली बार जितनी आसानी साथ आ गए थे, अब वो समस्या रहेगी उनके साथ, वो आना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह का कंपल्सन जरूर नजर आ रहा है पॉलिटिकल कंपल्सन। बावजूद इसके बीजेपी या एनडीए आप कहें कि अपना होमवर्क पूरा किया जा रहा है और कल सुबह जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी एनडीए संसदीय दल की, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन जो अब से थोड़ी देर के अंदर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो वहाँ पे कल उस बैठक में रहें और उसके साथ ही चुनाव अभियान का एक तरीके से आगाज़ किया जाएगा इस रूप में कि हर एक सांसद के साथ, न सिर्फ दल के प्रमुख के साथ बल्कि सांसद के साथ भी आउटरीच कार्यक्रम किया गया है और एक स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग ग्रुप्स बांट के अलग अलग बीजेपी के नेताओं को उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि इस ग्रुप के सांसद से आप बात करेंगे, इस ग्रुप के सांसद से आप बात करेंगे। और जो इनकी क्लीन छवि है, जैसे तमिलनाडु में भी डीएमके के एक नेता ने एक बार कहा था कि सीपी राधाकृष्णन के बारे में कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। तो इस तरह की जो उनकी छवि रही है, उस छवि को सहारे कोशिश ये किया जाएगा कि एनडीए का जो स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज़्यादा वोट लेकर हासिल किया जाए ताकि ना सिर्फ उपराष्ट्रपति चुने जाएं बल्कि एक मोरल विक्ट्री इस रूप में हो कि अपोजिशन कैंप में भी हमने सेंधमारी कर दी। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। इंटरेस्टिंग जानकारी है जो देवेंद्र आपको दे रहे हैं कि कोशिश सरकार ये पूरी कर रही है कि हर किसी को रीच आउट किया जाए विपक्षी दलों में, ये जानते हुए कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे पर साथ आ जाएगा। और संजय राउत ने तो वो बात खुल के ही कह दी जो देवेंद्र आपको बता रहे हैं। अच्छे हैं सीपी राधाकृष्णन जी, बढ़िया आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन हमारा कैंडिडेट तो उनके सामने चुनाव लड़ेगा। संजय राउत अच्छा बयान हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे, ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं, 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई है। और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा। तो अब देखिए नाम आ गया है, ये जीत भी जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। वही बात जो देवेंद्र ने भी कही, क्या इलेक्शन होकर रहेगा या इनके नाम पर, जैसे स्टालिन है तमिलनाडु से आते हैं ये, तो उनके ऊपर एक प्रेशर तो होगा कि आप तमिल व्यक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है तो वो उसका विरोध क्यों करें। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आपको लगता है अपोजिशन के खेमे में कोई टूट होगी? सर, इतने बड़े देश के कद्दावर नेता संजय राउत अगर कह रहे हैं
तो हमें तो लगता है उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी पार्टी जितनी गंभीरता से उनको लेती है उससे ज़्यादा उनको पूरा राष्ट्र गंभीरता से लेता है। और INDI एक गठबंधन के एक तरह से प्रवक्ता के तौर पर वो अपनी बात रखते हैं। तो अगर इतना बड़ा नेता कहे तो हमें मान लेना चाहिए कि भाई चुनाव होगा। चुनाव होना भी चाहिए। चुनाव में बीजेपी को भी, अब देखिए अभी मैं देवेंद्र जी को सुन रहा था, ये तय परिणाम मालूम है सबको, बावजूद इसके आउटरीच प्रोग्राम करना, ग्रुपों में सांसदों को बांटना और सब करना, यही सब जो राजनीति है, इसमें सामने वाले दल को थोड़ी परेशानी होती है कि वो मैच नहीं कर पाते, क्योंकि जिसका परिणाम मालूम है उसके लिए भी पूरी मेहनत हो रही है, पूरी कवायद हो रही है, बैठक हो रही है, ग्रुपों में बांटा गया है, मंत्रियों को असाइन किया गया कि फलाने ग्रुप से आप बात करेंगे उधर। अब विपक्ष की तरफ से देखिएगा क्या होगा। मुझे लगता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो बार बार ये चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन घट रहा है, और तरह तरह से कई, चंद्रबाबू नायडू को, जैसे अभी YSR कांग्रेस के प्रमुख ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के इसके संपर्क में, हॉटलाइन में, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस तरह से लड़ेगी कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और मजबूती से स्थापित करेगी। जो 422 दिखा रहे हैं आप अभी और 312 विपक्ष का, मुझे लगता है ये 312 थोड़ा कम होगा और 412 थोड़ा और बढ़ेगा, जिससे एक नैरेटिव सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते। बिल्कुल। और जो फेंस सिटर्स हैं हमारे यहाँ, या जो सो कॉल्ड न्यूट्रल पार्टीज हैं, जो पूर्व में अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ खड़ी रही हैं, वो इस मुद्दे पर भी साथ आए, और विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के भी किसी एक आध घटक को तोड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी इंडिया की। विजय जी, बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज है। राजनाथ जी को जिम्मेदारी दी गई है, राजनाथ जी उसको हेड कर रहे हैं पूरी टीम को, और सारे मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। स्टालिन साहब के साथ तो कल ही बैठक उन्होंने की, मतलब अनाउंस होने के बाद सबसे पहले उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात की है। और जो मुझे जानकारी मिली कि स्टालिन साहब ने इंडिया ब्लॉक को कहा है, शायद खड़गे साहब से बात हुई, मुझे नहीं पता किससे बात हुई है, कि अब तो या तो DMK तमिलनाडु से कोई उम्मीदवार बनाया जाए। अच्छा, देखिए तो ये इतना दबाव तो आ गया उन पे, क्योंकि नहीं, उनके लिए प्रेशर की बात है ना कि DMK जो है तमिलनाडु के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ी हो, कैसे जाए, तो वो एक मुश्किल काम है उनके लिए। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा उम्मीदवार खड़े हैं जो ADMK के भी 4 उम्मीदवार है, वहाँ पर 4 MPs हैं, DMK के 32 MPs हैं वहाँ पर, 22 लोकसभा में, सबसे बड़ा ब्लॉक, सबसे बड़ा पार्टी है ना इंडिया गठबंधन की, तो 10 वो हैं राज्यसभा। CP राधाकृष्णन जी दिल्ली भी आ गए, उसकी तस्वीर भी आप देखिए। उनको आज प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलना है, और अभी जो जानकारी आपको दी, अलग अलग सांसदों से भी वो जो है मुलाकात, सबसे मुलाकात इलेक्शन में। इलेक्शन एजेंट जो है नॉर्मली सरकार की तरफ से INB मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो किरण रिजिजू वहाँ पर आई, किरण रिजिजू गए मैं लेने के लिए, और प्रहलाद जोशी, रेखा गुप्ता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी उनको रिसीव करने के लिए गई हैं। तो ये भावी उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी होने ही चाहिए। भूपेंद्र यादव जी भी दिखाई दे रहे हैं। घर वर अलॉट हो जाता है क्या, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में बिल्कुल अलॉट होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के दौरान कैंप ऑफिस इनको अलॉट, जब इलेक्शन चल रहा होता है, जब इलेक्शन चल रहा होता है तो कैंप ऑफिस उनके लिए होता है। और INB मिनिस्टर जो है नॉर्मली सरकार की तरफ से इलेक्शन एजेंट के तौर पे, तब तो अश्विनी वैष्णव को होना चाहिए ना। कह रही इनके बारे में पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, तो वो पार्लियामेंट अफेयर इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियां। एक तो जैसे बताया कि कोई इनके खिलाफ बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ ज्यादा है नहीं। इसमें 2-3 चीजें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ये सांसद रहे कोयम्बटूर से 2 बार रहे। नहीं, महत्वपूर्ण बात क्या, बीजेपी की क्या फोकस है इस समय? तमिलनाडु, जहाँ पर DMK ADMK जिसके वोट उनको कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, यदि DMK पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करे तो क्या क्रॉस वोट किया जा सकता है? महाराष्ट्र, जहाँ पर वो राज्यपाल रहे, तो शिवसेना का क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? झारखंड पर भी आप ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जो शिबू सोरेन साहब हैं, उनकी पार्टी क्या उनको सपोर्ट करती है कि नहीं करती, क्योंकि झारखंड के वो राज्यपाल रहे, तभी हेमंत सोरेन और इनके राधाकृष्णन साहब के बड़े अच्छे संबंध रहे, और वहाँ आदिवासियों को लेकर दोनों ने मिलकर काम किया। तो क्या हेमंत सोरेन साहब, और इसमें वो पिक्चर भी याद रखिए जो प्रधानमंत्री जी ने अभी मुलाकात की थी सोरेन साहब से, और राजनाथ जी उनके घर गए थे, शिबू सोरेन साहब के गांव में, गांव गए थे। एक चीज और जोड़िएगा कि जो इनका लिफाफा था बहुत दिन बाद खोला था राधाकृष्णन साहब ने। और दूसरी बात उड़ीसा है, जहाँ पे JB पटनायक साहब की जो पार्टी, ये नवीन पटनायक की BJD, उस पर फोकस है। ये सारी पार्टीज। लेकिन स्टालिन वाला मामला आपने जो जानकारी दी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब वो ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन भी किसी तमिल व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाए, तो उनका धर्म संकट दूर हो। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप बार बार ये कहते हैं कि हम तमिल पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं और तमिलनाडु से एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता हुआ दिख रहा है, तो बिना किसी संकोच के आना चाहिए। और ऐसे उदाहरण एक नहीं रहे हैं,
ममता जी ने समर्थन किया था, और वो याद आता है शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल को समर्थन कर दिया था। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई स्टालिन को मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। भाजपा से आप लड़ते रहिए, और अगर आपने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दे दिया तो आपकी वो राजनीति और ज्यादा आपको एक तरह से कहें कि आपको अवसर मिलेगा कि देखिए हमको जहां मिला वहां हमने दिया। अगर आप नहीं समर्थन देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, और तमिलनाडु में जो 3 महत्वपूर्ण ओबीसी समाज के घटक हैं उनमें से एक समाज से आते हैं, उसी में से एक समाज के अन्नामलाई हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों तरफ से विन विन है। अगर समर्थन मिल गया तो आप सीधे सीधे दिखाएंगे कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व कमजोर है, अगर उनके जो खेमे के लोग हैं वो निकल कर जा रहे हैं। और अगर ये नहीं करेंगे तो तमिलनाडु में जाकर अपनी जो पॉलिटिकल एक तरह से कहें कैंपेन है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। पहले जैसा आपने बताया ना, पहले ये कोई नाक का सवाल नहीं होता था कि ऑपोजिशन है वो कैसे समर्थन कर देगा सत्ता पक्ष किसी उम्मीदवार का, किया पहले, लेकिन आज वो नाक का सवाल है। निश्चित रूप से कैसे चला जाए उधर। नहीं, वैसे भी क्योंकि अब सत्ता पक्ष बहुत कमजोर नहीं। अगर आप 2017 की बात करेंगे तो उस समय सत्ता विपक्ष बहुत ज़्यादा कमजोर था, तो उस समय विपक्ष के पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं था। इस बार कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर एनडीए के पास देखा तो 31 वोट ज़्यादा है तो जीतने वाले उम्मीदवार से। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि मार्जिन ज़्यादा बढ़े, लेकिन अब जो तमिल अस्मिता की बात जो स्टालिन करते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके लिए एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है कि आप तमिल अस्मिता की बात करते हो। वो तो राहुल गांधी के बड़े नजदीकी है, बिल्कुल। और अब ऐसे समय में तमिल व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, और रेवंत रेड्डी तो पहले ही कह चुके थे कि भाई आप हमारे यहाँ से अगर बना देंगे आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर रह चुके हैं बंडारू दत्तात्रेय जी को, तो हम समर्थन दे सकते हैं उनको। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने तमिलनाडु के बड़े व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है, तो अब स्टालिन किस आधार पर विरोध करेंगे। और अगले साल उनको चुनाव में जाना है, बहुत ज्यादा लंबा समय है नहीं। अगले साल इलेक्शन है, इलेक्शन ही अगले साल इलेक्शन है। और अगर नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा बनाएगी कि भाई तमिल भाषा की बात करते हैं लेकिन तमिल का ये विरोध करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है शिवसेना के लिए, मतलब उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा कि महाराष्ट्र के गवर्नर को बनाया जा रहा है और आप उनका विरोध कर रहे हो। और राधाकृष्णन आपका सबसे संबंध अच्छा रहा है, जिस राज्य में वो रहे वहां भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही। झारखंड में भी अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन के साथ उनके संबंध अच्छे रहे, उद्धव ठाकरे से भी इनके संबंध अच्छे रहे। जब गवर्नर बने तो उद्धव ठाकरे मिलने गए तो बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। अगर सबसे अच्छे संबंध हैं, कोई कंट्रोवर्शियल ऐसी क्या मजबूरी है कि इलेक्शन में उम्मीदवार आपको उतारना ही है इनके खिलाफ? मतलब इससे क्या प्रूव हो जाएगा? सर ये लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा इससे, कैसी बात? अच्छा, मैं ये कह दूं कि नहीं होगा चुनाव तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। और क्या सर, विपक्ष का अधिकार है, वो एक प्रोसेस है कि किसी न किसी को उम्मीदवार तो बनना पड़ेगा ना। अगर उम्मीदवार नहीं बनेगा तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मतलब क्या है? फिर चर्चा कैसे होगी? फिर विपक्ष और पक्ष के बीच में शक्ति प्रदर्शन कैसे होगा? ये सब तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप लोग प्रोसेस को एक समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कंट्रोवर्शियल व्यक्ति, बिना किसी कंट्रोवर्सी के व्यक्ति आया है उसके खिलाफ कोई खड़ा ही ना हो। इसको एक बात जोड़िए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात पर। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बात जोड़नी चाहिए कि यदि सरकार चाहती कि भाई आम सहमति से कैंडिडेट हो, तो उनको जो राजनाथ जी ने कल रात को किया है वो परसों रात को करना चाहिए था। अच्छा, कि भाई एनडीए विपक्षी दलों के साथ बात करता है कि भाई हम इस कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं या क्या राय है, तब आम सहमति अनाउंस करने से पहले करना चाहिए। हाँ, तभी तो आम सहमति बनती है। हालांकि ये अच्छा, ये ग्रे एरिया है जो आपने उठाया, क्योंकि मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि नड्डा जी ने कल एक्चुअली बोला है, जब उन्होंने अनाउंस किया नाम, तो उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ते से अपने सहयोगियों से भी और विपक्ष से भी बात कर रहे थे। हाँ, तो की होगी एक हफ्ते से बात कर रहे थे, बात की होगी तो आम सहमति बनती है कि नहीं बनती। और ये ठीक है, उसमें अच्छा होता है कि सर्वसम्मति से या आम सहमति से बन जाए। राधाकृष्णन जी के लिए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के गवर्नर जैसे नहीं रहे हैं, जहाँ भी रहे अच्छे से ही रहे हैं, ठीक ठाक से, किसी से उनकी नाराजगी नहीं हुई, तो वो होना चाहिए। और जीतने का कोई है नहीं। देखिए 31 वोट्स तो सरप्लस है ही भारतीय एनडीए के पास, और 48 वोट्स वो भी हैं जो इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं हैं। तो 38 और 31 वोट तो पहले ही एक्स्ट्रा है उनके पास। और बाकी जो इंडिया ब्लॉक से कितने लोग आ सकते हैं, वैसे अभी रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल काम है। धनखड़ साहब का 346 वोट के मार्जिन से जीते थे। अच्छा, अब आपको मैं जरा बिहार इलेक्शन से जुड़ी 2-3 इंटरेस्टिंग खबरें बताता हूं। बिहार में आज वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। राहुल कल 60 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की और सासाराम से होकर वो औरंगाबाद अब पहुंच चुके हैं। राहुल अगले 2 हफ्ते बिहार की करीब 50 विधानसभाओं में घूमेंगे। आज यात्रा औरंगाबाद के डबूर, कुटुंबा और देव इलाकों से गुजरेगी और शाम को
खालिस पार्क में राहुल गांधी एक जनसभा करेंगे। इससे पहले सासाराम में राहुल गांधी और तेजस्वी ने वोटर लिस्ट और इस वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर खूब हमले किए। साथ ही लालू यादव अपने पुराने रंग में नजर आए और अब तो बेटे भी उनके उन्हीं के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर आपको मैं और दिखा दूं, है तो चला दीजिएगा। जब भी राहुल गांधी बिहार जाते हैं, पिछली बार याद कीजिए गए थे ये अपनी कौन सी थी, भारत जोड़ो यात्रा में, तब भी इनके सारथी बन गए थे तेजस्वी यादव, गाड़ी चला रहे थे। कल भी यही तस्वीर आई, ये राहुल गांधी खड़े हैं मंच पर गाड़ी में, जीप में, और तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील उन्हीं के पास है। जी हाँ, यही खबर बता रहे हैं लोग कि स्टीयरिंग व्हील बिहार का तेजस्वी के पास ही है। पोस्टर में चाहे बड़ी तस्वीर राहुल गांधी की लग जाए, लेकिन गाड़ी कहां जाएगी, कहां रुकेगी, ये तय तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और कल तो एक अजीब बात हो गई राहुल गांधी के साथ, उनके एक साथी ने खेला कर दिया, मुकेश सहनी। कल जब ये जनसभा हो रही थी तो मुकेश सहनी ने भावी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया तेजस्वी यादव को। अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता आई नहीं है महागठबंधन के अंदर। कांग्रेस पार्टी नहीं खुल के स्वीकार कर रही है कि चुनाव हम जीत गए तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के सामने ही इनको भावी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कैसे लालू यादव अब चुनाव में रंग डाल रहे हैं, ये आप जरा देखिए। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने, लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो लालू जी जो बोले इसका मतलब समझ ले, मैं तो कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं आती भोजपुरी तो मुझे नहीं समझ में आया क्या बोले। नहीं, ये तो गाना है, अब इसका यहाँ क्या संदर्भ है, और ये मतलब एकदम ही कोई संदर्भ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ लालू जी सारी जिंदगी बिना संदर्भ के ऐसे हास्य वाले काम करते हुए इतने बड़े नेता बन गए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, डायलॉग तो सुना दीजिए, क्या बोला था उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता पहुंच गए। तो ये मतलब एकदम भोजपुरी गाने की लाइन है ये। और ये आमतौर पे मतलब बहुत प्रचलित है, बहुत खूब जम के चलती है, गाना खूब हिट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव उस राजनीति के साथ आज कहीं प्रासंगिक हैं? क्या होना चाहिए? क्या बिहार का वो नौजवान जो 90 के दशक की राजनीति देखकर यहाँ पहुंचा है, और इस पे संदर्भ हम आनंद जी से थोड़ा लेंगे, तो वो क्या आज उसको कैसा लग रहा होगा? वो लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता हैं, स्वास्थ्य की वजहों से जमानत पर हैं, वो आज बता रहे हैं कि नहीं सारी राजनीति बदलने जा रही है, सब बीजेपी को मार के भगा दो। और वो खड़गे जी भी वही कह रहे थे कि जब तक बीजेपी नहीं जाएगी नहीं ठीक होगा, लालू जी भी वही ठीक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो समय बदल गया है, अब वो वाली राजनीति शायद चल नहीं पाएगी, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं इस उम्र में थोड़ा सा आनंद लोगों को, वो फ्लेवर देने की कोशिश कर रहे हैं वो पुराने वाला। मुझे अभी अच्छा जो बात इन्होंने कही तेजस्वी ने, वोट का मतलब छोट का राज, छोट मतलब पिछड़ी जात। मेरे प्रोड्यूसर साहब बिहार के हैं, उन्होंने किस्सा सुना, बोले हमारे यहाँ जनसभा एक रैली में आ गए लालू जी, तो कुर्ते के ऊपर बनियान पहने हुए थे। कहने का मतलब यही था कि अब बनियान ऊपर रहेगी, मतलब छोटा ऊपर आएगा, अब राज छोटे का होगा। सिर्फ बनियान तक ही रुक गए थे लालू जी, ये अच्छी बात थी, क्योंकि कपड़े छोटे तो वस्त्र और भी होते हैं शरीर पर। मैं वो कुछ बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना कल एनडीए के सब लोग बहुत खुश होंगे। लालू यादव को जितना मंच पर रखेंगे ये लोग, उतना ही फायदा एनडीए का होगा। और ये झुलनिया में धक्का और ये सब जितना तेल पिलाने से लेके और बेमेल बिया कनपटी भर सिंदूर, ये सब जितना लालू जी बोलेंगे उतना वो 95 से लेके 2005 तक को याद दिलाएंगे, 90 से 2005 तक को याद दिलाएंगे लालू जी। और जितना लालू जी आएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में सौरभ जी अगर आप ध्यान दीजिए तो तेजस्वी यादव ने अपनी एक प्रोग्रेसिव नेता की छवि बनाने की कोशिश की थी कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सारे जातियों को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब इस चुनाव में उनको लगा कि अपने पिता के राह पर चलकर ही बिहार में हम राज कर सकते हैं। लिहाजा लालू यादव जी कल 2-2.5 मिनट बोले, बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। उनको चुनाव के लिए इस्तेमाल करना यही राजनीति है। ठीक है, लेकिन जितना लालू यादव आएंगे उतना एनडीए का फायदा। लालू यादव बैगेज है महागठबंधन के लिए, आप कह रहे हैं। एक खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर इस चुनाव का एक अननोन कमोडिटी है।
क्योंकि पहला चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, किसका नुकसान करेंगे, सब कयास ही लगा रहे हैं। 3 साल से बिहार में ये यात्रा पर निकले हुए हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को और वहाँ इनसे ये पूछा गया कि आपको अगर कुछ सीटें आती हैं तो आप क्या करेंगे, किसी एक और तो जाना पड़ेगा। मान लीजिए हंग असेंबली हो जाए बिहार में, इनको 25 सीट आ जाए, 40 सीट आ जाए, तो क्या करेंगे ये? अब दोबारा चुनाव में जाने के लिए मजबूर करेंगे अपने प्रदेश को या किसी एक का साथ दे देंगे? इन्होंने कहा 25 सीट अगर मुझे आ गई तो मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं किसी एक पक्ष की ओर नहीं जाऊंगा, ना बीजेपी ना इधर आरजेडी कांग्रेस, या तो अर्श पर या फर्श पर। जब तक मेरी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार नहीं होगी मैं तब तक किसी सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। तो समीर जी, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली है कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं देखूंगा कि किसको समर्थन देना है, जो मेरे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बनाएंगे, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा हम उसको देंगे। जैसे रामविलास पासवान के आज एक बार किंग मेकर बन गए थे 29 सीट लेके, तो उन्होंने कह दिया था जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगा उसको मैं समर्थन दूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ तो सरकार नहीं बनी। 2005 में फिर चुनाव हो गए 6 महीने के बाद। तो इस बार बहुत प्रशांत किशोर बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, बहुत ध्यान से रख रहा है। चुनाव के मास्टरमाइंड रहे लड़वाने के, अब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा इंटरव्यू में कि भाई 25 सीटें आने पर भी मैं किसी को समर्थन नहीं दूंगा, मैं फिर मेहनत करूंगा और जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब मैं जो ऐसी संभावना बन सकती है आपको लगता है कि इनकी वजह से हंग असेंबली हो जाए? देखिए बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार वो जिस तरीके से जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं और एक जनता को विकल्प के रूप में वो दे रहे हैं। और जब जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री के रूप में वो अगर तीसरे नंबर पर आते हैं और एक उनको बेहतर विकल्प देखा जा रहा है, तो जो जनता लालू के 15 साल से परेशान रही, जो नीतीश के 20 साल से निराश रही होगी, उन्हें लगता होगा कि कोई विकल्प आना चाहिए, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर एक बेहतर विकल्प के रूप में उनके सामने है। अब मैं उत्तर प्रदेश की आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं विजय जी। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल जो विधायक हैं उनकी, वो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। पूजा पाल बार बार कह रही हैं कि सदन में अतीक को मिट्टी में मिला देने का जिक्र मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैंने जिक्र किया इसीलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। पूजा पाल ने कहा कि जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी क्या मैं उसे कभी भूल सकती हूं, और जिसने उसको सजा दी अतीक अहमद को क्या मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तारीफ आज से नहीं कर रही हूं, तारीफ तो मैं उस दिन से ही कर रही हूं जब से अतीक अहमद पकड़ा गया और मारा गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए मुझ पर ये कार्रवाई की गई मुझे समझ में नहीं आता। अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि क्या ये बीजेपी ज्वाइन करेंगी। ये पार्टी से निष्कासित होने के बाद इन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है। ये हाउस में इन्होंने तारीफ की, 8 घंटे के अंदर ही इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में भी कोई जगह जो है इनको जो है मिल सकती है, पिछड़े समाज से ये आती हैं। तो अब अखिलेश यादव पर ये आरोप लग रहे हैं कि एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को, एक गैंगस्टर की पीड़ित परिवार के व्यक्ति को, बहू को, उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। तो पीडीए का क्या होगा विजय जी? पीडीए पर तो बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी इस पर पूजा पाल पे ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। त्रिपाठी जी के शहर की भी है ना? हाँ, उनके शहर की है। शहर की नहीं देखिए, पूजा पाल तो ऐसे भी मजबूरी में बनी नेता है। पूजा पाल कोई नेता तो थी नहीं, वो तो राजू पाल से प्रेम हुआ और राजू की हत्या हो गई, उसके बाद ये मजबूरी में नेता बनी। लेकिन अब इसको जरा समझिए जो घटनाक्रम हुआ। और मैं मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि अखिलेश यादव जी के सलाहकार कौन हैं। अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने की बात पर, योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा पर उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत पहले से चल रहा था, राज्यसभा चुनाव जो महीनों पहले, मतलब साल सवा साल पहले की बात है जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर इनका इस्तेमाल करेगी। कई भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ताओं के संपर्क में बहुत पहले से है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इनका जो उपयोग है वो मूल रूप से क्या उपयोग हो सकता है, जो ये बार बार कहते हैं पीडीए, वो पीडीए गठबंधन पूरी तरह से ध्वस्त होगा। पाल समाज के बीच में जब पूजा पाल खड़ी होकर कहेंगी कि भाई हमारे साथ ये बर्ताव हुआ, और अखिलेश यादव ने कम लोग को ध्यान में होकर रस्मी तौर पर वो अभी पाल साहब का जिक्र, प्रदेश अध्यक्ष भी बना रखा है एक पाल को। लेकिन अगर पूजा पाल निकल कर ये बात कहेंगी तो जो रही सही भी उनके लिए कितनी मुश्किल है। और भाजपा इनका राजनीतिक, लेकिन आप जरा अखिलेश यादव की तरफ से सोचिएगा जरा, और ये सोचिए कि मान लीजिए बीजेपी की विधायक होती है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, उनकी तारीफ कर रही होती। इन्हीं शब्दों में जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इन्होंने असेंबली में जो बोला, तो क्या बीजेपी इन पर कार्रवाई नहीं करती? तो क्यों हम इल्जाम दें अखिलेश यादव? हाँ, अभी इन्होंने बोला जो मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई, किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया है।
उनकी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से अतीक अहमद मिट्टी में मिल गया, मैं इसका समर्थन करती हूं। फिर आगे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री योगी ने मुझे न्याय दिलाया है, आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है। समाजवादी पार्टी की विधायक कहे कि पूरा प्रदेश विश्वास से देख रहा है सीएम को, तो क्या करेंगे उनकी पार्टी के अध्यक्ष? ये उन्होंने तब कहा जब पूरा विश्वास सीएम साहब का पूजा पाल पर हो गया। अब इसको भी तो समझिए ना, जब पूरा रास्ता बन गया है, गैलरी से वहां तक पहुंच गए हैं वो सीएम रेजिडेंस तक शाम तक मिलने के लिए, तो ये तय हो गया था कि भाई उनको बीजेपी में जाना है, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और आपने जैसे पहले कहा, बीजेपी की भी यदि कोई होता और अखिलेश जी की सरकार होती तो नतीजा यही होता। राजस्थान में किया ना सर, राजस्थान चुनाव में। हाँ, तो इसलिए कोई असामान्य घटना जैसी नहीं है, लेकिन उनको भी एक चाहिए पाल, वहां पर कोई समाज का है नहीं योगी साहब के पास, तो उसमें भी उनको मदद मिल जाएगी। और अतीक पर बोल रहे हैं तो एक एजेंडा जो है नहीं यूपी सरकार के, अच्छा राजपूत है। अच्छा, और तो इसलिए वो इसमें कोई बहुत असामान्य बात नहीं है। लेकिन जैसे अभी त्रिपाठी आपने कहा भाई भाषण तब हुआ है जब सारी फील्डिंग हो चुकी है। ओके, आगे अगली खबर, इसमें कोई आपत्ति वाली भी बात नहीं, ठीक है, वो तो एक इंटरेस्टिंग खबर सर आपको दे रहा हूं। आज संसद तो चली नहीं, संसद में आज शुभांशु शुक्ला, हमारे एयरफोर्स के अफसर जो अभी स्पेस से लौटे हैं, उनकी ऐतिहासिक कामयाबी, इसरो की कामयाबी, इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया, कार्रवाई नहीं हुई और इनकी चर्चा में वॉकआउट कर दिया विपक्ष ने। तो शशि थरूर साहब की खबर मैं आपको दे रहा हूं। अब थरूर साहब कहां हैं अभी, आजकल ये तो सस्पेंस है ही। कांग्रेस में है सर। ना आप बता दीजिएगा, आप ये पढ़ रहा हूं, इसके बाद बता दीजिएगा। उन्होंने, क्योंकि चर्चा नहीं हुई, एक तो अपोजिशन को इस विषय पर तो थोड़ी देर रुकी जाते, चर्चा में भाग ले लेते, क्या हो जाता है, भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है ये। लेकिन खैर वो उन्होंने वॉकआउट कर दिया, इस पर चर्चा नहीं हो पाई। तो शशि थरूर साहब ने लिखा, लाइन पहली, उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, और वो जैसी भाषा बोलते हैं, और अब तो कैरेक्टर की भी कमी नहीं रही छोड़ी है ट्विटर ने, तो जितने लंबे और जितने जटिल भाषा के साथ वो लिख सकते थे, लिखा 3 ट्वीट। और शुरुआत है, सिंस द ऑपोजिशन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेशल डिस्कशन, क्योंकि विपक्ष इस चर्चा में शामिल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये बात यहां कह रहा हूं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि मैं तो वहां कहना चाहता था ये बातें, लेकिन जब ऑपोजिशन ने वहां बॉयकॉट कर दिया है तो मुझे यहां कहना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने मतलब बड़े बड़े शब्दों में तारीफ लिखा। हाँ। देखिए, अब ये तो भाई एक मर्यादित कांग्रेसी ही ऐसा कर सकता है ना, कि वो दिल में लेके कुछ गया था, अब पार्टी ने निर्णय ले लिया कि हमको चर्चा नहीं करनी। आपने भी मर्यादित कांग्रेसी, मतलब जो शशि जी के साथ नहीं हुआ मर्यादित कांग्रेसी नहीं, मैं शशि जी के साथ समय, राहुल जी शशि जी के साथ हैं, देखिए बोलने का मौका दे रहे थे उनको ऑपरेशन सिंदूर पर, वो तो शशि ने मना कर दिया भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अब क्या करे बताइए, किसी की पार्टी अगर किसी की भावनाओं को व्यक्त करने का मंच उपलब्ध नहीं कराएगी, तो जो मंच उपलब्ध है वहां उनकी भावना व्यक्त हो जाएगी। भावना तो व्यक्त होने नहीं, वो ये कहे बगैर भी तो भावना व्यक्त कर सकते थे ना, कि भाई मेरी पार्टी बॉयकॉट कर रही है। नहीं, उन्होंने कहा कि चूंकि अपोजिशन ने बॉयकॉट कर रही है यहाँ, इसलिए ये स्थिति तो बतानी पड़ेगी। पढ़े लिखे आदमी है, ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी बोल देगा। और ये जो लिखा है उन्होंने, ये कांग्रेसियों को चुनौती के तौर पर पढ़ना चाहिए। क्योंकि भावना प्रधान है सर, बहुत भावना प्रधान आदमी है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने टिप्पणी की है शशि ने, 3 खंडों में जो टिप्पणी इनके दिखा रहे हैं आप, इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ के समझना भी पड़ेगा किसी को। ऐसे पहले लाइन पढ़ लेने के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत नुआंस्ड टिप्पणी है ये। ठीक, बिल्कुल, और लोडेड भी है, बिल्कुल। अगली खबर आप थोड़ी, आपको मैं इंटरनेशनल बड़ी खबरें देता हूं। पहले पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान का मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर जानता है कि मजहब के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को कैसे चूना लगाना है, लिहाजा वो इस राह पर बड़ी तेजी से चल पड़ा है। ब्रसेल्स में, अभी वो अमेरिका से लौट रहा है, अभी 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका की यात्रा पे गए थे ये, वहां से वापस ही लौटते हुए ब्रसेल्स में इन्होंने रुककर एक स्टॉप ओवर लिया, और वहां इन्होंने एक पाकिस्तानी पत्रकार को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा सौंपा है, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने मुल्क की ऊपर कुर्बान होने की है, शहादत मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। अब ये व्यक्ति कितना चालाक है, आप इस बात को समझिए। अब इन्होंने ऐसा इसको अल्लाह से जोड़कर, धर्म से जोड़कर, दीन से जोड़कर अपने आप को पूरे पाकिस्तान की नज़रों में जैसे एक अल्लाह का नुमाइंदा बता दिया पाकिस्तान के लिए, कि मतलब मैं जहां पर हूं ये तो अल्लाह की मर्जी है, आप लोग कौन होते हैं मुझे यहां से हटाने वाले। इसीलिए इन्होंने फील्ड मार्शल भी खुद को बनवा लिया, क्योंकि फील्ड मार्शल लाइफ लॉन्ग रैंक होती है। अब इसके अलावा उन्होंने और जो बातें कही, इनकी आजकल अफगानिस्तान से नहीं बन रही है, तो इन्होंने वह जिक्र किया कि हमारे एहसान भूल गया अफगानिस्तान, और भारत के साथ मिलकर हमारे साथ साजिश कर रहा है, और ये दोनों मुल्क जो हैं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे यहाँ कर रहे हैं मिलकर। और अगर इन्होंने हमारे यहाँ तालिबान को भेजने की साजिश की, तालिबान की सरकार ने,
तो हम उस पर भी हमला करेंगे और भारत पर भी हमला करेंगे। ये भी इन्होंने इसमें कीदड़ भपकी दी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जहां हूं यहीं ठीक हूं, मुझे पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बनना है। आपको मालूम है खबरें बड़ी तेजी से उड़ी थी पाकिस्तान में, तो इन्होंने कहा कि ये खबरें वो लोग उड़ा रहे हैं जो पाकिस्तान की हितैषी नहीं है, तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं इस रोल के अलावा किसी और सिविलियन रोल में जाऊं। तो ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी है। सर वैसे एक जोक भी मारा इन्होंने कहा 5 से 10 साल में पाकिस्तान एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा और हाँ, हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल है, तेल बहुत है, तो हम बहुत तेल निकालेंगे। तेल ही निकालेंगे सर। अक्सर मैं कहता हूँ ना ये बात की, वो एक कहावत मुझे हमेशा याद आती है कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े हो तो फीके क्यों। ठीक है ना, मुनीर साहब बोल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो खुद भी जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और इस बात का जवाब देने की भी क्या ज़रूरत है कि वो जहाँ हैं वहीं रहना चाहते हैं, सारी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। और पाकिस्तान का जो हाल है, कुर्बानी का मौका अल्लाह चाहेगा तो उनको जल्दी मिलेगा। हाँ, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। कुर्बानी कोई ख़राब चीज़ तो नहीं होती है, वो कर रहे हैं। और वतन के लिए कुर्बान होना तो एक बड़ी बात है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब मुनीर साहब का जो पूरा वो था ना चमत्कारिक चेहरा, वो ख़त्म हो रहा है। केवल अभी वो ट्रंप साहब का जो बैटरी है उससे ऑपरेट कर रहे हैं कि कितने दिन तक उनकी ऑपरेटेड, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, केवल उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग भी इसीलिए चुप बैठे हुए हैं कि भाई वहाँ से ये बैटरी चल रही है, जब तक गाड़ी चलती है जब तक वो है ना। ये आदमी बड़ी क्लेवरली रिलीजन को इस्तेमाल करता है सर। जैसे इस रिलीजन की वजह से इंटरव्यू में लिखा है कि बात पर इन्होंने जो है कुरान को कोट किया। तो ये कहना मुझे अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा दिया, मुझे प्रोटेक्टर बनाया। खिताब मिला उनको, हाफिज कुरान का खिताब मिला है, पूरे कुरान कंठस्थ है इनको। और हाफिज कुरान का खिताब लिए हुए सेना प्रमुख बने हैं, और वो खुल के कहते हैं कि भाई राजनीति और धर्म अलग नहीं है, धर्म की हिफाजत के लिए सेना को तैयार रहना है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ये धर्म का इस्तेमाल करके और ये कह के कि अल्लाह ने मुझे बनाया है, उसी से तो मजबूत हो रहे हैं लगातार। ये रिलीजियस सैंक्शन चाह रहा है क्या अपने देशवासियों से? रिलीजियस सैंक्शन चाह रहे हैं वो, बिल्कुल ठीक बात है। और उसी से उनको ताकत मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल सैंक्शन वो तो है नहीं उनके पास, सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट तो है नहीं ना। तो एक रिलीजियस सैंक्शन से, और वो मुल्क भी ऐसा है कि जहाँ पर अभी केवल काम ही मजहब से चल रहा है, उससे चल रहा है, पॉलिटिक्स तो वहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी मदद मिल सकती है इसको। ठीक है, चलिए अगली खबर जुड़ी हुई है चाइना से। ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब के बीच भारत और चीन के रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं, और क्या भारत और चीन ट्रंप का घमंड चूर चूर करने के लिए एक होंगे? चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत में होंगे। वो देर शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। कल प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई में चीन में होंगे, एससीओ समिट के अंदर होंगे। तो अब उससे पहले इनका यहां आना ये बड़ा मायने रखता है। ये एक बड़ी पावरफुल शख्सियत है चाइना के अंदर, इनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं। और अब हमारा गलवान घाटी में जो हुआ, हमारी जो बॉर्डर को लेकर इनके साथ जो झगड़ा है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान की मदद की, इस सब के बावजूद दोनों देशों के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे इंक्रीमेंटल स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं जो ये दिखाता है कि संबंध अच्छे हैं। मानसरोवर यात्रा खुल गई, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही हैं, ट्रेड पर जो कुछ बैरियर्स लगे हुए थे वो धीरे धीरे वो भी टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नज़र में त्रिपाठी जी ये विजिट? नहीं, ये बहुत मतलब एक तरह से कहें कि अभी की स्थितियों में दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम सिर्फ ये न माने कि भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, चीन को भी उतनी ही आवश्यकता है। क्योंकि एक तरह से ठीक है, क्योंकि हमारा और चीन का रिश्ता ऐसा रहा, चीन बहुत धोखेबाज बेईमान रहा है, हमेशा उसने रिश्ते खराब किए हैं, हर बार हमने भरोसा किया उसने पीठ में छुरा घोंप दिया है, इसलिए मुश्किल हो रही। लेकिन अमेरिका की या वेस्टर्न वर्ल्ड की वो जो डोमिनेटिंग पॉलिसीज हैं उसका शिकार दोनों हैं, चीन भी है और भारत भी है। चीन पहले से 2 दशक तक उसने एक तरह से कहें उसको एडवांटेज मिल गया, उसको लाभ मिल गया है। जब हमारे देश की सरकारें सो रही थी तो वो लाभ की स्थिति में इसलिए बड़ी इकोनॉमी हो चुका है। लेकिन आज अमेरिका और यूरोप वो भारत और चीन दोनों को ट्रेड के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर तोड़ना चाहते हैं। असली बात यह है, और अगर ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो लगभग 350 करोड़, ये छोटी संख्या नहीं होती, 142 करोड़ हमारे यहाँ, लगभग इससे ऊपर इतना ही, लगभग दोनों एक बराबर के देश हैं। तो उतनी बड़ी जनसंख्या, उतना बड़ा बाजार, दोनों की जो डिफेंस की पावर है, दोनों का जो दुनिया में प्रभुत्व है, और एक तरह से दोनों एक एक धुरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो ये
अगर हम उसको यूं कहें कि जो कालखंड बदलने वाली बात है, अगर ये दोनों सही से रहे तो शायद कालखंड बदलता हुआ दिखेगा। वैसे इनका जो आना है ऑफिशियली, उसकी वजह यह है कि ये बॉर्डर टॉक्स के लिए चाइना के रिप्रेजेंटेटिव है। हमारी तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हैं तो इसलिए मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये, हर बार कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है तो वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता है, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं, इसलिए ये इस विजिट को जो है और किसी और इंपॉर्टेंट निगाह से देखा जा रहा है। कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए कि भूल गए, अभी तो वाइस आर्मी चीफ ने बोला था कि इन्होंने पाकिस्तान की कैसे मदद की थी 2 महीने मई में ऑपरेशन सिंदूर में। आज आप इनको होस्ट कर रहे हैं आनंद जी। कांग्रेस पार्टी पर मैं आऊं इसके पहले एक और छोटा सा मैंने यहीं से देखा अभी कि वो प्रधानमंत्री से उनके आवास पर जाके मिल रहे हैं। हाँ। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आमतौर पर ऐसी बैठकें हैदराबाद हाउस में या विदेश मंत्रालय में या प्रधानमंत्री कार्यालय में होती है, लेकिन प्रधानमंत्री उनको अपने आवास पर होस्ट कर रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस से हम तो ये अपेक्षा ही नहीं कर सकते। वैसे हर्षवर्धन जी ने बताया है कि चीन हमेशा से धोखेबाज रहा है, धोखा देता रहा, हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर अभी तक का उसका इतिहास यही रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को करीब लाने का दिखावा, आपने बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया था अभी कि कुछ इंक्रीमेंटल ऐसा हो रहा है। तो ये जो इंक्रीमेंटल है, यही उसका उत्तर है जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि आप अमेरिका को कुछ संदेश देना चाहते हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ संदेश देना चाहते हो कि हम और चीन अगर साथ आ गए तो आप लोगों को मुश्किल होने वाली है। सर आप जल्दी से एक लाइन जोड़ दूं मैं कि इंक्रीमेंटल बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया भारत के रेफरेंस में, लेकिन चीन की एससीओ समिट और ट्रंप की चीन से डील के बाद इस पर बात करनी चाहिए हमें कि कैसे रिश्ते हैं। ओके, अब मैं आपको ट्रंप की खबर बता देता हूं। आज पुतिन से मुलाकात करने के बाद ज़ेलेंस्की से मिलेंगे व्हाइट हाउस में ट्रंप, और उससे जुड़ी कुछ और खबरें भी आ रही हैं। एक्चुअली अब ये लग रहा है कि इनको कोई प्रपोजल दिया है पुतिन ने, और वो प्रपोजल ये लेकर के अब ज़ेलेंस्की के पास जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे और यूरोप के जो देश हैं उनके नेता भी आज इस मीटिंग में जो है वो शामिल होंगे। यूके के पीएम कीर स्टारमर, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज, फिनलैंड के भी नेता, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, नेटो चीफ मार्क रूट, यूरोपियन कमीशन की चीफ प्रेस उर्सुला वॉन डेर, ये सारे लोग होंगे आज व्हाइट हाउस के अंदर। तो मतलब आपने पूरा यूरोप बुला लिया वहां पर, तो इसका मतलब कोई बहुत कॉन्क्रीट प्रपोजल पर आज आप बात करने वाले। क्या खबर है समीर जी? निश्चित रूप से जिस तरह से अलास्का में मीटिंग हुई थी ट्रंप की और पुतिन की, उसमें पुतिन ने जो शायद प्रस्ताव दिया था जिसमें जो खबर आई थी कि भाई जो पश्चिमी यूक्रेन का जो एरिया है, जो 4 प्रांत है जो मेरे कब्जे में, वो उसको मान्यता दी जाए। इसके बाद ये कहा गया था कि भाई नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होगा, उसका सैनिकीकरण नहीं होगा, पश्चिमी देश को बहुत ज़्यादा मदद नहीं करेंगे। 25 लाख करोड़ रुपए के जो बॉन्ड, यूरोपियन रूस के बॉन्ड जो कब्जा कर लिया, उसे रिलीज कर दिया जाएगा। तो ट्रंप ने कई बातें मानी है, और शायद जो ट्रंप ने ये कहा है कि भाई हो सकता है कि जो आपका 4 प्रांतों में कब्जे का दावा, उसमें से एक आध प्रांत आपको मिल सकता है, और नाटो में न शामिल करने का लगभग सहमति ट्रंप ने दे दी है। और ट्रंप को रास्ता निकाल रहे कि कुछ बात पुतिन की मान ली जाए, कुछ यूक्रेन के राष्ट्रपति की मान ली जाए, दोनों को बिठा के किसी अब मतलब ये नेटो में हम इनको नहीं लेंगे, ये बात साफ क्लियर हो गया कि नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा। यूरोप के सारे लीडर्स के साथ बातचीत का मतलब ये है ना कि इसका कैसे रास्ता अब कोई फाइनल सोल्यूशन निकाला जाए इसका। तो ये बड़ी खबर है आज की, देखिए इस पर क्या अपडेट आता है आज।